अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो है इस वक्त केमिस्ट्री की क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं ई कैट सेशन के अंदर। आप जानते हैं कि हम जो है इस वक्त ई कैट सेशन को ऑन गोइंग रखे पे हैं और आप लोगों की तैयारी बेहतर से बेहतरीन लाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप लोग जो है जब एक यहाँ से कंप्लीट तैयारी कर लेंगे और आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपका जो फुल बुक टेस्ट लेंगे उसमें इंशाल्लाह हमें ज़रूर पता चलेगा कि आपने पूरी एफर्ट की थी, हमारे साथ साथ आपने पढ़ा था, हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया था, जो की पॉइंट्स आपको बताए थे वो आपने नोट डाउन भी किए थे, जिससे कि आप टेस्ट जो है बहुत अच्छा दे पाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप लोगों ने करना सिंपली ये होता है कि हम आपके साथ जो की पॉइंट्स शेयर करते हैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड पे चाहे मेंशन करें उन की पॉइंट्स को या आप लोगों को मार्क करवाएं आपकी बुक के ऊपर। आप लोगों ने वो पॉइंट्स रिकॉल करने होते हैं और इसके साथ साथ जो है चैप्टर को पढ़ना भी होता है, ठीक है, पढ़ना भी होता है उसको, यानी कि डिटेल में थोड़ा सा रीड आउट भी करना होता है। जितना थॉरली तौर पे आप किसी एक चैप्टर को रीड करेंगे उतना ही आप जो है कन्वीनियंट महसूस करेंगे जब आप लोग जो है एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके जो एमसीक्यूज की स्टेटमेंट है जो आपके टेस्ट आएगा उसमें जो एमसीक्यू की स्टेटमेंट है वो आपकी बुक से उठाई जाती है। सो अगर आपने बुक को फॉलो किया, बुक को पढ़ा हुआ है और जो हम की पॉइंट्स जो है लेके चलते हैं, जो की पॉइंट्स में मेंशन करता हूँ आप लोगों के लिए, जो राइट करता हूँ आप लोगों के लिए, अगर वो आपने अच्छे तरीके से किए हुए हैं तो किस तरह का भी एमसीक्यू आ जाए बआसानी आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, बआसानी जो है आप उसे जो है क्या कहते हैं टैकल करेंगे और आंसर उसका जो राइट ऑप्शन जो भी होगा वो उस तक पहुंच सकेंगे। अब हम देखते हैं कि हमने आज पढ़ना क्या है। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 8 जो है उसको हमने क्या कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट से पहले कंप्लीट कर लिया था। लोरी-मॉर्सली रेसिडेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोगों को कुछ 3 पॉइंट्स जो है वो मार्क करवाए थे, ठीक है, उससे आगे हमने आज चलना है। सो कॉमन आयन इफेक्ट रह गया है, बफर सॉल्यूशन रह गया है और हमारे पास जो है आयनिक प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर आयनिक कंपाउंड्स जो है वो रह चुका है। लास्ट टॉपिक हमारे पास सॉल्युबिलिटी के बारे में जिसमें देखते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की। ये हमें 3 टॉपिक्स देखने हैं, इन 3 टॉपिक्स को हमने डिस्कस करना है। मैंने इनके लिए आप लोगों के लिए जो है इनमें से जो है की पॉइंट्स की स्लाइड्स बनाई हुई हैं, वो स्लाइड्स में शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ और उसके बाद जो है ठीक है भी स्लाइड्स आपसे जो है अपनी प्रोफाइल पे मैं शेयर भी कर दूंगा, उनको आप पढ़ेंगे भी, उनमें से की पॉइंट्स में अभी आप लोगों को मार्क भी करवा दूंगा और एमसीक्यूज भी इसके अंदर हैं थोड़े बहुत, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। जल्दी से 8 पॉइंट चैप्टर नंबर 8 जो है उसे हमने कंप्लीट करना है और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 9 और आज चैप्टर नंबर 9 भी हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं। आपकी जो है स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर में ही जो है स्लाइड डिस्प्ले हो जाएगी और मैं आप लोगों को पहले जो है कुछ की पॉइंट्स मार्क करवाऊंगा कॉमन आयन इफेक्ट और जो है समहाउ जो बफर सॉल्यूशन है उस हवाले से। वैसे मैं आपको बताऊं कि जो मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं तीनों टॉपिक्स के लिए, आपको बुक से मजीद कोई और चीज़ रीड करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम की पॉइंट्स मैंने इन स्लाइड्स में मेंशन किए हुए हैं। आप इन की पॉइंट्स को अपने पास जो है वो नोट डाउन कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए आप किसी तरह का भी एमसीक्यू जो है अगर आपके पास आ जाता है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं, उसको आप जो है आंसर देंगे, ठीक है। सो अब आपकी स्क्रीन पर मैं डिस्प्ले कर दूंगा अभी जो है स्लाइड, ठीक है, ताकि आप लोग वहां से भी देख लें और आप जो है उसके थ्रू भी जो है कुछ ना कुछ लर्न करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो है मौजूद है स्लाइड। मैं इसे जो है थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए और फिर हम आगे चलते हैं, जल्दी से मूव करेंगे। जी सो अब आपकी स्क्रीन पर जो है ये मौजूद है और मैंने इसको फुल स्क्रीन कर दिया है ताकि आप लोगों को आसानी से नजर आ सके। देखो हम कॉमन आयन इफेक्ट की बात करने लगे हैं। हमारा पहला पॉइंट जो कि हमने आज डिस्कस करना है वो कॉमन आयन इफेक्ट है। होता क्या है बेसिक टॉपिक कॉमन आयन इफेक्ट? हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक सोल्यूशन हो, और आप जानते हैं सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। सो सॉल्वेंट में अगर हमने लेट्स सपोज एक सोल्यूट की एडिशन की हुई है, सोल्यूट हमने डाला हुआ है इसके अंदर और इस सोल्यूशन के अंदर हम एक और सोल्यूट ऐड कर दें और जो सेकंड सोल्यूट है उसमें खास बात ये हो कि वो जो सोल्यूट हम सेकंड डाल रहे हैं, जो लेट्स सपोज हम सॉल्ट की एडिशन कर रहे हैं सेकंड सॉल्यूशन के अंदर, वो सोल्यूट और पहले वाले सोल्यूट के अंदर एक आयन कॉमन हो, एक आयन सेम हो, तो हम कहते हैं इनमें से वो सोल्यूट या वो सॉल्ट के जो लेस सॉल्युबल है इनसाइड द सॉल्वेंट वो वापस क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा और वापस जो है क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी सप्रेस्ड हो जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी खत्म हो जाएगी इनसाइड द सॉल्वेंट, ठीक है।
मैंने एग्जांपल के लिए आप लोगों के लिए एमसीक्यू भी यहाँ मेंशन किए हुए, वो भी मैं एलैबोरेट करूंगा। मैं फिर से एक दफा रीड आउट कर देता हूँ इस चीज को जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि अगर हमारे पास एक सोल्यूशन हो, एक्वस हो या कोई भी एक्वस जो है वो कोई सोल्यूशन हो, ठीक है, अगर हमारे पास सॉल्वेंट के अंदर एक हमने सोल्यूट डिसॉल्व किया हुआ है, डाला हुआ है, ठीक है, इनसाइड डिसॉल्व करके सोल्यूशन की फॉर्मेशन की हुई है, अगर मैं इस सोल्यूशन के अंदर एक और सोल्यूट की एडिशन करता हूं, ठीक है, और वो जो सेकंड सोल्यूट है उसमें खास बात ये है कि उस सेकंड सोल्यूट के अंदर समहाउ एक आयन जो है वो सेम है किसके साथ, जो ऑलरेडी फर्स्ट सोल्यूट था इनसाइड द सॉल्यूशन उसके साथ, तो हम कहते हैं कि इनमें से फिर जो लेस सॉल्युबल सोल्यूट होगा वो वापस क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा, वापस जो है प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल देखेंगे, मैं आपके सामने जो है शेयर भी कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स सपोज सोडियम नाइट्रेट है, इसको मैंने डिसॉल्व किया हुआ है, तो ये बनाएगा Na और प्लस और NO3 माइनस, ठीक हो गया, ये बनाएगा। अब अगर मैं इसी के अंदर ही NaCl की एडिशन कर देता हूं, ठीक है, तो क्या है, देखो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि NaCl की एडिशन से क्या हुआ, ये भी Na प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी Na प्लस प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम कहते हैं कि इनमें से जो लेस सॉल्युबल सोल्यूट होगा इनसाइड द वाटर वो वापस क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। इसे हम कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। यही डेफिनेशन मैंने वहां भी राइट की हुई है। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ जो है एमसीक्यू सेट किए हुए हैं, 2 एमसीक्यू सेट किए हुए आप लोगों को जस्ट क्लियर आइडिया देने के लिए कि किस तरह के एमसीक्यू बन सकते हैं। When HCl gas pass through saturated solution of rock salt, the solubility of NaCl will decrease, क्योंकि हम जानते हैं कि HCl जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो वाटर के अंदर आयनाइज हो जाए, H+ आयन दे सकें बासानी। इस तरह के एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स का नाम दे रहे होते हैं। तो चूंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये वाटर में ज्यादा सॉल्युबिलिटी जो है रखता है एज कंपेयर टू NaCl। सो NaCl का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें हम जब HCl पास करते हैं तो उससे क्या होता है, NaCl वापस प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। ये वो मेथड है जिसके थ्रू हम NaCl को प्योरीफाई भी करते हैं। सो कॉमन आयन इफेक्ट समहाउ प्योरीफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। हम आगे जाके इसकी जो है इसकी एप्लीकेशन की मतलब एक लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन सप्रेसेस, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन है। हम कहते हैं कि इसमें जो हमारे पास हाइड्रोक्सल आयन बन रहे थे, इनकी जो क्या कहते हैं डिसोल्यूशन है वो सप्रेस कर जाएगी। हम इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड डालें तो, ठीक है। अब देखें कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास कंपाउंड जो इस जो है स्टेटमेंट का हिस्सा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम इसको क्या करते हैं, आयनाइज करते हैं, NH4OH की हम बात कर रहे हैं, इसको अगर मैं आयनाइज करता हूं तो इससे मैं प्रिपेयर करता हूं NH4+1 और OH-1, ठीक है। ये आयंस प्रिपेयर होंगे। अब इनमें देख लो कि जो आपके पास नीचे नेक्स्ट ऑप्शंस मौजूद हैं, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है कि जो इनमें से कोई एक भी आयन कॉमन देगा। सो अगर आप देखें H2SO4 या मोर वाटर, या ये ऑप्शंस आप समहाउ देखेंगे क्लियरली तौर पे आपको समझ आ जाएगी कि इनमें से कोई भी ऐसा सोल्यूट नहीं है कि जो कॉमन आयन प्रोड्यूस कर सके, जो कि हमारी स्टेटमेंट का हिस्सा है। जस्ट ए ऑप्शन हमारे पास राइट बनेगा, क्योंकि NH4 जो Cl है, ठीक है, इसमें कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि ये एक आयन कॉमन जो है डेवलप कर सकता है, जो कि हम कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड से गेट कर रहे होते हैं। सो NH4+ डेवलप होगा और Cl नेगेटिव डेवलप होगा बाय यूजिंग द अमोनियम क्लोराइड। ये आयन और ये आयन हमारे पास कॉमन है, तो हम कहते हैं कि इस वजह से जब हम इसको डालते हैं सो इसकी आयनाइजेशन और इसकी जो सॉल्युबिलिटी इनसाइड वाटर वो सप्रेस हो जाती है और ये वापस क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है। सो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। और लास्ट पॉइंट जो कि आपकी बुक का भी हिस्सा है, आप यहीं से ही पढ़ लेंगे, आपको जो है वहां बुक से मार्क करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 237 पेज है जिसपे कॉमन आयन इफेक्ट हमने डिस्कस किया हुआ है। 237 पेज पे जो लास्ट लाइन है कॉमन आयन इफेक्ट की, वो वही है जो मैंने यहाँ मेंशन की हुई है कि कॉमन आयन इफेक्ट फाइंड एक्सटेंसिव एप्लीकेशन इन द क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड द प्रिपरेशन ऑफ बफर्स। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि हम इसके थ्रू इंप्योरिटीज को सेपरेट आउट कर सकते हैं, इंप्योरिटीज को जो है जज कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट में इंप्योरिटीज थी, ठीक है, या हम समहाउ जो प्योर सब्सटेंस है उसको जो है प्योरीफाई कर सकते हैं और जो है उसकी अमाउंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था कॉमन आयन इफेक्ट। अब मैं जाऊंगा टुवर्ड्स द नेक्स्ट विच इज सर वाटर भी OH नेगेटिव आयन कर सकता है। देखो मैं बताऊं, वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर की आयनाइजेशन इतनी मुमकिन नहीं होती आसान। सर अगर हम H2O एंड क्या था यहाँ पर H2O
और ऐड करें और OH नेगेटिव देगा। देखो अजान, H2O जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो इतना आसानी से डिकम्पोज नहीं होता। वाटर की डिसोसिएशन पावर जो है वो बहुत कम है, डिसोसिएशन पावर इंतहाई कम है। हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, बहुत एक्सपेंसिव, या इवन इलेक्ट्रिसिटी जो है यानी वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि फिर ये इतनी आसानी से कूदता नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि ये OH नेगेटिव प्रोड्यूस नहीं करेगा। सर सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज की जा सकती है, एग्जैक्टली की जा सकती है। हमने नेक्स्ट जो है चैप्टर में यही सॉलिबिलिटी को ही डिस्कस करना है। सो ये हमारे पास था बेसिक तौर पे, हमने जो डिस्क्राइब किया, मैंने आपके सामने जो एक्सप्लेन किया, वो बेसिक तौर पे ठीक है, वो बेसिक तौर पे हमारे पास जो है कॉमन इफेक्ट था। अब हम चलेंगे बफर सॉल्यूशन की तरफ और मैं बफर सॉल्यूशन आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। और जो जहां तक क्वेश्चन नंबर 1 की यानी MCQ नंबर 1 की बात है, तो उसमें यही बात कही कि जो हमारे पास क्या कहते हैं फर्स्ट MCQ है जिसमें कि हमने कहा NaCl सॉल्यूशन है, ठीक है। सो NaCl सॉल्यूशन के अंदर आप HCl की एडिशन करते हैं। सो NaCl में Cl और जो HCl में क्लोराइड आयन है, ये कॉमन आयन है, जिसकी वजह से क्या होता है NaCl की सॉलिबिलिटी कम हो जाती है, वो वापस प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट मूव करेंगे हम बफर सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। और मैंने आप लोगों के सामने इस वक्त जो डिस्प्ले की थी क्या कहते हैं समहाउ स्लाइड, ठीक है, वो कंप्लीट जूम के साथ थी, कंप्लीट जो है मैंने उसको विजिबल आप लोगों के लिए किया हुआ था। और इससे आगे बियॉन्ड जो है इससे ज़्यादा मैं जूम नहीं कर सकता, ठीक है जी। सो फिर से जूम कर देता हूँ इसको और मैं आप लोगों के साथ ये जो है स्लाइड शेयर कर दूंगा अपनी प्रोफाइल पे, सो वो प्रोफाइल पे आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। बफर सॉल्यूशन की हम इस वक्त बात करेंगे और बफर सॉल्यूशन के हवाले से जो है तमाम पॉइंट्स आपको इन साइड से मिल जाएंगे। आप लोगों को कोई चीज़ सच नोट डाउन कर मतलब मार्क करने की टॉपिक में जरूरत नहीं पड़ेगी। बफर सॉल्यूशन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है कि जो किसी एक सॉल्यूशन की पीएच को अल्टर होने से बचाता है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल वाटर अगर लेट्स सपोज है, हम जानते हैं वाटर की पीएच 7 है, ठीक है। सो बफर सॉल्यूशन क्या करेगा, बफर सॉल्यूशन जो है किसी भी यानी लेट्स सपोज मैं वाटर के अंदर बफर सॉल्यूशन डाल देता हूं, ठीक है, और बफर सॉल्यूशन की वजह से वाटर की पीएच लेट्स सपोज 6 पे मेंटेन हो जाती है। सो अब मैं अगर इसमें एसिड डालूंगा या इवन बेस डालूंगा तो बफर सॉल्यूशन एसिड के अगेंस्ट वर्क करेगा या बेस के अगेंस्ट वर्क करेगा और पीएच को 6 तक ही मेंटेन रखेगा, इसको चेंज नहीं होने देगा। यही मैंने यहां मेंशन किया हुआ है कि बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जो पीएच को चेंज होने से बचाता है, इसके अगेंस्ट वर्क करता है, ठीक है, और रेजिस्ट करता है पीएच चेंज को, इसे हम बफर सॉल्यूशन का नाम देते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपके साथ जो है 2 या 3 MCQ बेसिक तौर पे शेयर किए हुए हैं, ठीक है। इन 3 MCQ से आपको अंदाजा होगा, एक तो ये कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, बेसिक बफर सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, इसी से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। एसिडिक बफर सॉल्यूशन की बात करते हैं जिनकी पीएच लेस देन 7 होती है। सो उस हवाले से हम कहते हैं वो कैसे प्रिपेयर होते हैं कि हम जब भी वीक एसिड उसके सॉल्ट को विद स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं, सो इसके थ्रू हमारे पास जो है बफर सॉल्यूशन जो बनता है वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनता है जिसकी पीएच जो है लेस देन 7 होती है। और बेसिक बफर सॉल्यूशन कब बनेगा, कैसे बनेगा, अगर हम जो है क्या करते हैं एक वीक बेस और उसका सॉल्ट और एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ उसको मिला देंगे, सो इस तरह के मिक्सचर से जो बनने वाला बफर सॉल्यूशन होगा उसको हम कहते हैं ये बेसिक बफर सॉल्यूशन है जिसकी पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 है, ठीक है, ग्रेटर देन 7। आपके बुक में एग्जांपल मेंशन की हुई है इससे रिलेटेड, अगर आप चाहे तो वहां से भी कंसल्ट कर सकते हैं। 237 पेज के ऊपर जो है बफर सॉल्यूशन की जो इंट्रोडक्शन है उसके एग्जैक्टली नीचे उसने 2 पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। उसमें एग्जांपल उसने मेंशन की हुई है कि मिक्सचर ऑफ एसिडिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट, ठीक है जी, बाय मिक्सिंग विद, ठीक है भी, सोडियम एसीटेट, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सच बफर, यानी जो जिसमें लेस देन पीएच 7 होती है उसकी एग्जांपल मेंशन कर रहा है। और बफर विद हैविंग पीएच मोर देन 7 जिसको हम बेसिक बफर कहते हैं उसकी एग्जांपल मेंशन की हुई कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम जब क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को हम जब मिलाते हैं तो उससे बेसिक बफर सॉल्यूशन बनता है, ठीक है जी। सो इस पॉइंट को आपने बुक से मार्क भी कर लेना है, बाकी एमसीक्यू से भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनते हैं, कैसे बेसिक बफर सॉल्यूशन बनते हैं। नीचे हमारे पास लास्ट में बफर एक्शन है कि कैसे जो है मतलब बफर एक्शन जो है किस बेस पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो कॉमन आयन इफेक्ट, इसके अलावा ली चटलियर प्रिंसिपल और लॉ ऑफ मास एक्शन, तीनों जो है ये पॉइंट कंट्रीब्यूट करते हैं बफर एक्शन को, यानी बफर किस तरीके से एक्ट करता है, किस तरीके से जो है अपना काम करता है पीएच को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और 237 पेज के ऊपर ही आप लोग एक लाइन और मार्क कर लें ताकि आप लोगों को तमाम जो है पॉइंट्स मिल जाए। सो वो व्हाई डू वी नीड बफर सॉल्यूशन, तो उसमें जो पहली लाइन लिखी हुई है कि इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट द पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज मेंटेन्ड एट द पीएच ऑफ 7.35,
ठीक है। इफ इट गोज टू 7 और 8 द पर्सन मे डाई, ठीक है। सो इसको आप मार्क कर लेंगे, ठीक है। इसको आपने अपने पास जो है नोट डाउन कर लेना है, ठीक हो गया। बफर सॉल्यूशन का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है और इस हवाले से मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम एसिडिक या बेसिक बफर सॉल्यूशन जो हैं वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा अभी। अच्छा देखो, मैं बताऊं आपको कि मैं इसी स्लाइड्स को अपनी प्रोफाइल पे भी जो है लगा दूंगा, आप वहां से भी जो है देख सकते हैं। मैं इसको फुल मोड जो है की सूरत में आप लोगों को डिस्प्ले कर रहा हूं, यानी कि जो स्लाइड शेयर होता है उस फॉर्म में जो है डिस्प्ले कर रहा हूं। इससे ज्यादा जूम हो नहीं सकता, नहीं तो आपको कंप्लीट स्टेटमेंट नजर नहीं आएगी, ठीक है। आप लोगों को ये स्लाइड्स मेरे जो है प्रोफाइल से मिल जाएंगी, वहां से आप लोग इसको देख लीजिएगा, आपके पास जो है स्लाइड्स जो है वो आ जाएंगी, ठीक है जी। सो अब हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ये बैटरी जो है लो है, इसको चेंज कर लेना, ठीक है। अच्छा अभी नेक्स्ट हम आगे मूव करेंगे और नेक्स्ट जो है हम चलेंगे आगे जी। बैटरी लो है, अच्छा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है अभी देखो, हमने जो है जस्ट इंट्रोडक्शन लिया बफर सॉल्यूशन का कि बफर सॉल्यूशन होते क्या हैं, एसिडिक और बेसिक बफर सॉल्यूशन बनते किस तरीके से हैं। अब मैं मूव करूंगा नेक्स्ट, और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम जो है बफर सॉल्यूशन के हवाले से उसकी पीएच को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। या पीएच जो है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और उसके लिए जो इक्वेशन हम यूटिलाइज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। सो बेसिक तौर पे हमारे पास जो हमारे पास इक्वेशन है जिसके थ्रू हम जो है बफर सॉल्यूशन की पीएच को फाइंड आउट करते हैं, या जिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम यूटिलाइज करते हैं, ये बेसिक तौर पे हेजनबर्ग कहलाता है, ठीक है। ये बेसिक तौर पे हमारे पास जो है इक्वेशन का नाम आपको विजिबल भी हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक हो गया। सो मुझे ये दे दें, ठीक है। सो मैं नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए जो है शो करता हूं जिसपे कि आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जी। सो मैं इसको जरा जूम भी कर लेता हूं ताकि आप लोगों को वाज़ेह नजर आ जाए, क्योंकि आप लोगों को फिर नजर नहीं आता। सो ये ले भाई, इसको मैंने जूम कर दिया है, अब आप लोगों को क्लियरली तौर पे नजर भी आएगा, विजिबल भी हो जाएगा, ठीक है। चुना चुना लिखा हुआ है, बिल्कुल मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएगी मेरे प्रोफाइल के ऊपर, आपको जो है मिल जाएगी, आप इससे ले लीजिएगा, ठीक है। इस वक्त आपको जो स्क्रीन पर जो स्लाइड नजर आ रही है, ठीक है, वो बेसिक तौर पे इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रही है कि हम किस तरह के यानी कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, किस चीज के लिए भी हम कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं पीएच को निकालने के लिए किसी एक बफर सॉल्यूशन की। तो हेंडरसन जो है बेसिक तौर पे हेंडरसन इक्वेशन का हम इस्तेमाल करते हैं। हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन मेंशन किया हुआ है, पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें अगर हम सॉल्ट और एसिड जो है उसकी कंसंट्रेशन को इक्वल कर देंगे तो हमारे पास पीएच इक्वल हो जाएगा पीकेए के, ठीक है। और अगर हमारे पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई हो एज कंपेयर टू एसिडिक, ठीक है, यानी एसिड, ठीक है, तो हम कहते हैं कि पीएच की वैल्यू जो है ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू पीकेए। यानी आपने ये पॉइंट्स अपने पास जो है देख लेने हैं, मैं इसको आप नोट डाउन अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सॉल्ट की कंसंट्रेशन अगर लेस देन हो एसिड, तो हम कहते हैं कि हमारे पास पीएच लेस देन होगी पीकेए वैल्यू से। और इसी तरीके से हेंडरसन इक्वेशन है फॉर बेसिक बफर सॉल्यूशन, जिसमें जस्ट जो चेंज आता है वो पीकेबी का है, पीओएच हम वहां से निकालते हैं और बेस की कंसंट्रेशन आ जाती है। सो अगर हम सॉल्ट लेस इक्वल टू बेस करेंगे तो पीओएच की वैल्यू पीकेबी के एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगी। अगर हमारे पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन हायर हो एज कंपेयर टू बेस, तो हम कहते हैं पीओएच वैल्यू जो है ग्रेटर देन होती है पीकेबी के। और अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है क्या हो जाए, लेस देन बेस आ जाए, तो हम कहते हैं पीओएच की वैल्यू पीकेबी से जो है लेस हो जाती है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमने डिस्क्राइब करने थे फ्रॉम सिंपल। हम सिंपल जो है कहते हैं कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे कि जो हम जो है बफर सॉल्यूशन से निकालना चाह रहे थे, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, जो कि मैंने जो है आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। अब मैं चलूंगा लास्ट अपने टॉपिक की तरफ जो कि हम देखेंगे, और लास्ट वन हमारे पास है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के हवाले से मैं आप लोगों को इस वक्त ब्रीफ करूंगा जी। सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो है कि ये सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है।
बेसिक तौर पे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो कांस्टेंट वैल्यू यानी जिसको हम केसीपी से जो है केएसपी से शो करते हैं, ये बेसिक तौर पे हमारे पास किसी भी सॉल्ट किसी भी जो है क्या कहते हैं आयनिक कंपाउंड की आयनाइजेशन वैल्यू प्रोवाइड करता है कि कोई एक सॉल्ट जो है या कोई एक आयनिक कंपाउंड जो है वो कितने एक्सटेंट में आयनाइज होगा और उससे कितनी कंसंट्रेशन में हम आयंस गेट करेंगे, कीटायन और एनायन गेट करेंगे। ठीक हो गया। सो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बेसिक तौर पे क्या है कि हम लेट सपोज एक सॉल्ट की बात कर लेते हैं NaCl, और NaCl आयनाइज होगा, Na+ और क्लोराइड आयन डेवलप होगा। सो जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है वो बेसिक तौर पे हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ Na+ आयंस एंड Cl- आयंस। ठीक है जी, यही मेंशन भी किया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस रेज़्ड टू पावर द एक्सपोनेंट, ठीक है, इक्वल टू देयर कोएफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको हम सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का नाम देते हैं। और नीचे मैंने जो है कुछ आपके लिए जो है पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं केएसपी के हवाले से। फर्स्ट मेंशन किया हुआ है कि इफ आयनिक प्रोडक्ट जो हमारे पास यानी लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं। लेट सपोज मेरे पास ये एक सॉल्ट है A और B, अगर मैं इसको आयनाइज करता हूं इससे मैं गेट करूंगा A+ और B नेगेटिव आयन। ठीक है, सो हमारे पास KSP एक्सप्रेशन इसके लिए क्या होगा, A+ आयन कंसंट्रेशन इनटू B नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। सो अगर आयनिक प्रोडक्ट की हमारे पास वैल्यू जो है, ये जो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू है, अगर ये इक्वल हो जाए KSP वैल्यू के, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो चुका है। ठीक हो गया। और अगर जो हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है इट इज लेस देन KSP वैल्यू, तो हम कहते हैं जो सोल्यूशन हमारे पास है वो अनसैचुरेटेड है। ठीक है, यानी हम कहते हैं जितनी अमाउंट में सोल्यूट ने अपने आप को डिसॉल्व करना था अभी वो उतना डिसॉल्व नहीं हो पाया, तो समहाउ हम कहेंगे कि अभी हमारे पास गुंजाइश है सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को डिसॉल्व करने की। सो ये एक अनसैचुरेटेड जो है सोल्यूशन कहलाएगा। अगर हमारे पास क्या हो कि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ग्रेटर आ जाए एज कंपेयर टू KSP वैल्यू, तो हम कहते हैं कि सोल्यूशन जो है वो सुपर सैचुरेटेड हो चुका है और सोल्यूशन जो है वो रिवर्स बैक जाएगा ताकि वो जो है क्या कर सके, KSP को इक्वेट कर सके, KSP की वैल्यू को रीगेन कर सके। ठीक हो गया सर। इसके बाद बुक में रीड करने की जरूरत नहीं। देखो मैं आपको बता दूं कि इन पॉइंट्स के बाद आपको कतन भी जो है इन टॉपिक्स को थॉरली तौर पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि MCQ से रिलेटेड थे मैंने अपनी स्लाइड्स में मेंशन कर दिए हैं। आप चाहें तो इसको ही रीड आउट कर लीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि और बेहतर हो जाए तो आप जरूर बुक रीड कर लीजिएगा। ठीक है भाई। सो ये हमारे पास सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट था जो मैंने आप लोगों के लिए मेंशन किया। अब इसमें यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चंस आपके लिए मेंशन किए हैं प्रैक्टिस के तौर पे। The precipitations occur if the ionic concentration is more than KSP। जाहिर सी बात है, अभी आपसे कहा कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा अगर जो है आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ग्रेटर देन हो KSP से। हम कहते हैं कि जो हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हुआ था वो वापस क्रिस्टलाइज आउट होना शुरू हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट है द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन ऑफ फॉर BaF2 कैन बी रिटन एज। अब देखो जब BaF2 को आप क्या करते हो, आयनाइज करते हो, सो इसके थ्रू जो है आपके पास जो आयंस गेट होते हैं वो बनते हैं Ba+2 और फ्लोरीन जो है वो -1 चार्ज कैरी करता है, 2 मोल बनेंगे। सो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बेसिक तौर पे C है। C वाला जो ऑप्शन है इसको आपने टिक कर देना, यानी कि ये हमारे लिए राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक हो गया सर। बफर सोल्यूशन हैज डेफिनेट pH, एग्जैक्टली डेफिनेट pH होती है, उसकी pH अल्टर नहीं होती, चेंज नहीं होती, क्योंकि वो हम कहते हैं कि जो है अच्छा जी वो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि जो है वो pH को रेजिस्ट करता है चेंज होने से। रॉन्ग कमिट होगा सॉरी सर, समझ नहीं आई भी बकार आपने क्या कहा, समझ नहीं आई, आप उसको जरा क्लैरिफाई कर लीजिएगा। सो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ को मूव करेंगे और अब मैं आपके जो स्क्रीन से स्लाइड्स हैं वो रिमूव कर दूंगा। इन स्लाइड्स को मैं अपलोड कर दूंगा अपनी प्रोफाइल पर विद चैप्टर नंबर 9 जो है उसकी एक्सरसाइज MCQs के साथ। ठीक है, सो आप लोग वहां से देख लीजिएगा, आपको जो है अंदाजा हो जाएगा। अब हम मूव करेंगे टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 9 को हम एक्सटेंसिवली व्हाइट बोर्ड पे ही डिस्कस करेंगे। उसके लिए स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर नहीं की क्योंकि आप लोगों को फिर स्लाइड्स नजर नहीं आती या प्रॉब्लम होता है। सो मैं उसको आपको जो है व्हाइट बोर्ड पे ही एक्सप्लेन करूंगा 1 by 1। ठीक है जी, तो जल्दी से मूव करते हैं आगे। चैप्टर नंबर 9 की हम बात करते हैं। तो सॉल्यूशन है हमारे पास ये चैप्टर, और सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या है बेसिक तौर पे सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, एक होमोजेनस मिक्सचर है 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स का। ठीक है, और अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं सॉल्यूशन जो है बेसिक तौर पे जो है 2 कंपोनेंट्स कैरी कर रहा होता है। एक हमारे पास होता है सोल्यूट
जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये इन लेस क्वांटिटी होता है इनसाइड द सॉल्यूशन, ठीक है। और हम दूसरा जो हमारे पास है सॉल्वेंट, ठीक है, वो हम कहते हैं सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट के जो हम कहते हैं कि लेस ग्रेटर क्वांटिटी के अंदर, ज्यादा मिकदार के अंदर मौजूद होता है। इसे हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्स्ट्रा क्वांटिटी में है, ये नहीं ज्यादा मिकदार में है, इसे हम कहते हैं कि हमारे पास सॉल्वेंट है। अच्छा भी आज आगे चलते हैं। अच्छा जी, ठीक है जी, आगे चलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम अब बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन जो है, ठीक है, इसमें हम कंसंट्रेशन को शो करने के लिए सॉल्यूशन की, यानी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की अमाउंट है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि जी शो करने के लिए डिफरेंट कंसंट्रेशन यूनिट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। जो फर्स्ट मैं आपके लिए जो एक्सप्लेन करूंगा वो बेसिक तौर पे परसेंटेज है, ठीक है। परसेंटेज जो हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन का हमारे पास जो है यूनिट है, मैं आपको ये ब्रीफ करूंगा, इस हवाले से मैं आपको जो है समझाऊंगा और फिर हम आगे चलेंगे वन बाय वन आपके साथ, मतलब आपको जो है साथ साथ इन पॉइंट्स के हवाले से क्लैरिटी भी देता रहूंगा, आपको समझाता भी रहूंगा। सर लिखें भी साथ साथ, देखो साथ मैं बिल्कुल लिखूंगा भी साथ साथ में, लेकिन ये है कि आप लोगों ने, मैं वैसे हैरान होता हूं कि मुझे यकीन नहीं आता कि आप लोगों ने एफएससी पढ़ी भी है, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चंस और आप लोगों की जो बातें होती हैं वो टोटली ऐसी होती हैं कि जो मुझे भी हैरान कर देती हैं। सो बिल्कुल मैं लिखूंगा भी, और साथ में ये पॉइंट्स आपने पिक भी करना है, इनको आपने अंडरलाइन भी करना है, जो मैं आप लोगों को अंडरलाइन करवाऊंगा, आपने मार्क भी करने अपने पास, ठीक हो गया। सो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, हम फर्स्ट पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है भाई। सो हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन का यूनिट है, जिसको मैं इस वक्त पढ़ूंगा आप लोगों के लिए, समझाऊंगा आप लोगों को। परसेंटेज कंपोजिशन यहां मेंशन कर देता हूं ताकि आप लोगों को तमाम पॉइंट्स लिख पा सकें। ठीक है भाई, परसेंटेज कंपोजिशन की हम जो है बात करेंगे, और परसेंटेज कंपोजिशन में फर्स्ट हमारे पास, यानी चूंकि परसेंटेज कंपोजिशन है, सो इसको जो है हम डिफाइन कर लेते हैं कि ये होता क्या है। देखो बेसिक तौर पे अगर हम बात करते हैं परसेंटेज की, और परसेंटेज जो है क्या कहते हैं यूनिट की बात करते हैं, तो ये परसेंटेज यूनिट हमें प्रोवाइड क्या करता है, इंफॉर्मेशन। परसेंटेज कंपोजिशन बेसिक तौर पे हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि सॉल्यूशन के अंदर कितने परसेंट सोल्यूट है और कितने परसेंट सॉल्वेंट है, ठीक है जी। हम कहते हैं द यूनिट दैट डिस्क्राइब्स द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इनसाइड द सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड एज परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज आपने अपने पास नोट डाउन भी करनी है, अपने पास लिखनी भी है, जो चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, वो बेसिक तौर पे हमारे पास जो है इसके डिफरेंट आप कह लें कि पार्ट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट हम कह सकते हैं कि समहाउ जो है शो लिखने के जो है वो यूनिट है, ठीक है, डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। 251 पेज पर नंबर है हमारे पास। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट की हम बात करेंगे, वेट बाय वेट, ठीक है। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं आप लोग, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। हम कहते हैं मैस ऑफ सोल्यूट ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। इस तरीके से आप परसेंटेज जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज क्या कहते हैं सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं किस चीज की भी, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट या सॉल्वेंट है उसको जो है आप क्या कहते हैं भी, इसको जो है आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। सो परसेंटेज सॉल्यूशन का मैंने कैलकुलेशन के लिए फार्मूला मेंशन किया है कि मैस ऑफ सोल्यूट ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100 आप करेंगे। सो परसेंटेज आ जाएगी आपके पास वेट बाय वेट, ठीक है, ये वेट बाय वेट परसेंटेज है। मैं एग्जांपल एक छोटी सी प्रोवाइड कर देता हूं आप लोगों को ताकि आप लोग जो है इसे क्लेरिफाई कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं आपसे 10% सोल्यूशन मैंने प्रिपेयर करना है, सोल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, इन वाटर। सो इसका मतलब क्या होता है, कैसे आप इसको प्रिपेयर करेंगे कि आप 10 ग्राम मेजर करेंगे NaCl के, और उसके बाद जो है आप उसको थोड़े से पानी में डिसॉल्व करने के लिए पहले आप क्या करेंगे, पहले तो आप 10 ग्राम NaCl मेजर करेंगे। उसके बाद आप जो है जो वेव बैलेंस है उसको बीकर रखेंगे, बीकर को पेयर कर देंगे, नहीं बीकर का मैस 0 कर देंगे, और जब बीकर का मैस 0 हो गया तो उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा जो है पानी डाल के, बाकी आप जो 10 ग्राम अपने मेजर किया था NaCl वो डाल के डिसॉल्व कर लेंगे। बाकी आप अप टू द मार्क यानी 100 ग्राम तक जो है आप पानी की एडिशन करेंगे, यानी कि जब तक 100 ग्राम टोटल नहीं हो जाता
आप पानी की एडिशन करेंगे तो आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा वो 10% जो है NaCl सोल्यूशन बनेगा। ठीक है जी। डिनोमिनेटर में सोल्यूशन आएगा, डिनोमिनेटर में सोल्यूशन कह रहे हैं आप आएगा, एग्जैक्टली सोल्यूशन आएगा। मैंने इसको जो है जल्दी जल्दी में मिस्टेकली लिख दिया है, तो सोल्यूशन ही आएगा, क्योंकि हम परसेंटेज की बात करें भाई सोल्यूट की, तो हमने परसेंटेज ही निकालनी होती है सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की जो कि हम लिख रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, सो ये mass of solute over mass of solution into 100 हमारे पास बेसिक टॉपिक क्या है, इट इज द परसेंटेज कैलकुलेशन फार्मूला विच इज वेट बाय वेट, वेट बाय वेट कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है। ठीक हो गया। इस तरीके से आप जानते हैं कि हम सिर्फ परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट नहीं करते, बल्कि इसके साथ साथ वॉल्यूम बाय वेट भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सो वॉल्यूम बाय वेट कैसे करेंगे हम, ठीक है, वॉल्यूम बाय वेट में इस तरीके से हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास जो सोल्यूट होगा वो हम मेजर करेंगे इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, इन सेंटीमीटर्स हम जो है मेजर करेंगे वॉल्यूम। ठीक है, और जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो ग्राम्स के अंदर ही होगा। टेस्ट में हमारा रफ पेपर रिक्वायर्ड होगा या नहीं, वो आपको खुद प्रोवाइड करेंगे। रफ पेपर आप लोगों को ले जाने की जरूरत नहीं, आपको ले जाने दिया जाएगा। ठीक है भी। अच्छा, सो मैस ऑफ सोल्यूट, ठीक है, आएगा, सॉरी मैस ऑफ सोल्यूट यहां पर नहीं है क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस वक्त वॉल्यूम बाय वेट की बात कर रहे हैं। सो वॉल्यूम बाय वेट के अंदर हमारे पास क्या होगा कि वॉल्यूम बाय वेट के अंदर जो हमारे पास सोल्यूट है उसका हम वॉल्यूम लेंगे और सोल्यूट का वॉल्यूम इन सेंटीमीटर्स में आएगा। ठीक है, और जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसका हम टोटल जो है वेट करेंगे। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल यही अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास एथेनॉल है, एथेनॉल, इसका मैं 15% सोल्यूशन बनाना चाहता हूं वॉल्यूम बाय वेट इन वाटर। ठीक है, तो किस तरीके से आप करेंगे कि आप एथेनॉल को 15 ml ले लेंगे। ठीक है, और एथेनॉल जो है उसको 15 ml लेने के बाद उसको आप जो है क्या करेंगे, यानी आप पहले बीकर लेंगे, उसको वी बैलेंस पे रख के 0 कर देंगे उसका मैस। 15 ml आपने मेजर कर लिया किसका, एथेनॉल का, आप उसको डाल दें इनसाइड द बीकर। ठीक है, अब उसके बाद आप वाटर की एडिशन इस तरह से करेंगे कि टोटल मैस ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो 100 ग्राम हो जाए। सो ये जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा इसको हम वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन कहते हैं। सो आप कह रहे हैं कि जी क्या कहते हैं, ठीक है, आप अंडरलाइन करने की बात करें तो ये सिंपल डेफिनेशंस हैं, ये बुक में भी लिखी हुई है, इसमें क्या मैं आपको अंडरलाइन करवाऊंगा, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज भी नहीं है जो मैं अंडरलाइन करवा सकूं आप लोगों को। जस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला था, वो आपने जरूर अपने पास नोट डाउन कर लेना है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैसे हम निकाल सकते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों जो है वॉल्यूम के अंदर कंसीडर होंगे। वॉल्यूम दिया जाएगा उनका, सेंटीमीटर्स में हम जो है उनको लेंगे और जो है दोनों के दोनों लिक्विड फॉर्म के अंदर ही होंगे। ठीक हो गया। सो हम क्या कहते हैं कि भी सेंटीमीटर्स में इन दोनों को लेते हैं और इनके थ्रू सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि यही एथेनॉल का सॉल्यूशन इनसाइड वाटर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रिपेयर करना है, तो वो किस तरीके से प्रिपेयर होगा कि एथेनॉल हम 15 ml लेंगे। ठीक है, और उसको हम बीकर में डाल के अप टू द 100 ml वाटर डाल देंगे, 100 ml तक वाटर डाल देंगे, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा एबीसी तौर पे 15% है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। ठीक है, और लास्ट हमारे पास इसमें आता है वॉल्यूम बाय वेट हो चुका है, एग्जैक्टली वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो चुका है, इसलिए जी ठीक हो गया। सो वेट बाय वॉल्यूम हमने नहीं किया। वेट बाय वॉल्यूम की हम बात कर लेते हैं कि वेट बाय वॉल्यूम हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, क्या कह रहे हैं सर कि करके बताएं एक एग्जांपल हाउ टू सॉल्व दिस। देखो यही तो बता रहा हूं मैं आपको, यही तो मैं इस वक्त एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों को, एक एग्जांपल लेके तो प्रोवाइड कर रहा हूं कि किस तरीके से आपने करना है। वही तो बता रहा हूं आपको कि किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, किस तरीके से होगा सर। इस आर्टिकल में एमसीक्यू किस तरह से आएंगे, तो देखो इस आर्टिकल यानी जो ये टॉपिक है, ठीक है, इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यूज की आपको बताऊं कि आपको जो है ये कहा जा सकता है कि व्हेन वी प्रिपेयर द सॉल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय लेट्स सपोज वॉल्यूम बाय वेट, ठीक है, सो वी टेक द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन। अब वो आपसे पूछेगा सेंटीमीटर्स में, आपसे पूछेगा ग्राम में, किलोग्राम में, ठीक है, या कोई और जो है लेट्स सपोज यूनिट आपको प्रोवाइड कर देगा मैस का। सो आप जानते हैं कि जी वॉल्यूम बाय वेट की बात कर रहे हैं, सो वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर आता है, तो सेंटीमीटर को टिक करेंगे। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम है, तो वेट बाय वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा कि अगर लेट्स सपोज 15 ml जो 15% सॉल्यूशन यही प्रिपेयर करना हो किसका, एथेनॉल का इनसाइड वाटर, वेट बाय वॉल्यूम को क्या करेंगे कि एथेनॉल जो है आप पहले प्रिपेयर जो है वो वे कर लेंगे, एथेनॉल को आप वे कर लेंगे। एथेनॉल हमारे पास क्या होगा, एथेनॉल जो है उसको आप मेजर करेंगे, उसका वे कर लेंगे 15 ग्राम, ठीक है, और उसके बाद जो है बीकर के अंदर आपने उसको डाल देना है और अप टू द मार्क 100 जो है सेंटीमीटर तक करेंगे
तो जो सोल्यूशन प्रिपेयर होगा वो वेट बाय वॉल्यूम होगा, यानी 15% वेट बाय वॉल्यूम एथेनॉल सोल्यूशन इनसाइड द वाटर प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक हो गया? ठीक है भाई, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे और मोलैरिटी की हम बात करते हैं और मोलैरिटी के हवाले से जो है एक्सप्लेन करेंगे। मोलैरिटी के हवाले से जो है मैं आपको बताऊंगा। देखो इस टॉपिक में जो मैंने अभी परसेंटेज की बात आपसे की, परसेंटेज कंपोजिशन की बात की, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मुश्किल हो या जो मैं आप लोगों से कहूं कि आपने मार्क करनी है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। इवन 9th क्लास में ये बात टॉपिक पढ़ा हुआ है, आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए। सर मैथ्स ऑफ सॉल्यूशन क्लियर कर दें, इसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट का सम होता है। देखो मैथ्स ऑफ सॉल्यूशन बिल्कुल एग्जैक्टली जो है ये टोटल होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट टोटल सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन का मैथ्स हमारे पास मैथ्स और सोल्यूट, मैथ्स ऑफ सोल्यूट और मैथ्स ऑफ सॉल्वेंट का ही सम होता है। ठीक है भाई, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लास्ट लाइन एक्सप्लेन कर दें, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लास्ट लाइन एक्सप्लेन कर दें। चलें भी ठीक है। इन सच सॉल्यूशंस द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मे और मे नॉट बी नेसेसरली इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। बिल्कुल इसी बात को शीजा हमने जो है एक्सप्लेन करना है। जो हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी हम कहते हैं कि लाजमी नहीं है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो अमाउंट हमने इस्तेमाल की थी उनका सम जो है टोटल जो हमें जो सॉल्यूशन की जो है अमाउंट के इक्वल कर दे। डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन किस तरीके का बना रहे हैं, हम वहां भी जाकर एक्सप्लेन करेंगे। सर एमसीक्यू की तरह आएगा? एग्जैक्टली बिल्कुल एमसीक्यू की तरह ही आएगा। अच्छा सर मैथ्स ग्राम में होगा? एग्जैक्टली मैथ्स ग्राम में हम लेंगे। अच्छा वॉल्यूम बाय क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम बाय मैथ्स जो है रिपीट कर दें। सो वॉल्यूम बाय मैथ्स किस तरीके से होगा कि अमाउंट ऑफ जो सोल्यूट आप लेंगे वो सेंटीमीटर्स में लेंगे और टोटल सोल्यूशन का आप मैस देखेंगे। ठीक है, सो ये बकार इस तरीके से होता है कि जैसे मैंने आपको कहा भी था 15% हम अगर एथेनॉल इनसाइड वाटर बनाना चाह रहे हैं और ये हम वॉल्यूम बाय वेट बनाना चाह रहे हैं, सो हम सेंटीमीटर्स में 15 ml लेंगे हम किस चीज का, यस 15 सेंटीमीटर लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब लेंगे हम किसका, एथेनॉल का, और उसको हम बीकर में डाल के टोटल मैस जो है हम सॉल्यूशन का बना देंगे 100 ग्राम। सो ये हमारे पास जो है आ जाएगा वॉल्यूम बाय मैस आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, मोलैरिटी की हम बात करेंगे। मोलैरिटी की इस वक्त मैं डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड करूंगा। मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M के साथ। ठीक है, मोलैरिटी जो है इसको हम कैपिटल M के साथ शो करते हैं। और मोलैरिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, से हम कहते हैं हमारे पास मोलैरिटी है। इसमें आपने करना क्या है, इसका फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी को कैलकुलेट करने का, कि मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर moles of solute over volume of solution, और ये हम लेते हैं पर डीएम क्यूब, यानी डीएम क्यूब में लेते हैं। ये बेसिक तौर पे हमारे पास फार्मूला है। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे आता है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की एग्जांपल सॉल्व कर दें। मैंने अभी आपको शीजा बताया था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है। एथेनॉल की हमने बात की थी कि 15 ml जो है हम एथेनॉल लेंगे और उसके बाद उसमें वाटर इतना डालेंगे कि अब टोटल 100 ml बन जाएगा। इसे हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहते हैं। बिल्कुल मैंने अभी ये आपको बताया। देखो मैं आपको बताऊं शीजा के टोटल वॉल्यूम हमने 100 ml करना होता है। अब इसमें ये देख लेना कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, लाजमी नहीं है कि उसमें हम कहते हैं टोटल जो वॉल्यूम बनेगा सॉल्यूशन का वो सोल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के सम के ही इक्वल हो। हम आगे जाके अभी हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करनी है तो उसमें हम ये बात क्लैरिफाई करेंगे। सो उस वक्त तक आप थोड़ा वेट करेंगे। बिल्कुल नेक्स्ट चैप्टर सीन बनाए, बिल्कुल वही बनाने लगा हूं यजदान, वही करने लगा हूं। ठीक है, अच्छा इस वक्त जो है हम मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। मोलैरिटी के बाद से तो ये कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम कहते हैं हमारे पास मोलैरिटी है। ठीक है, और एक और पॉइंट में क्लियर करते चलूं कि मोलैरिटी जो है इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इसमें वॉल्यूम कंसीडर कर रहे होते हैं और आप जानते हैं कि बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑलवेज एक्सपेंड, तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है। सो हम सिंपल ये बात कहते हैं कि जब भी आप टेम्परेचर रेज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सो इसलिए हम कहते हैं कि मोलैरिटी का जो फिनोमिना है ये बेसिक तौर पे हमारे पास जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना है। ठीक हो गया। इसको आपने नोट डाउन कर लेना है, टेम्परेचर वाला ये जो फैक्टर है। बाकी 252 पेज है, इस पे एक इक्वेशन आपको प्रोवाइड की हुई है। मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ जो है सोल्यूट इनटू 1 ओवर वॉल्यूम। ठीक है, सो ये बेसिक तौर पे आपको नंबर ऑफ मोल्स भी
का फॉर्मूला भी इसमें पुट कर दिया है, सो आप ये लिखेंगे, ठीक है। क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मोल के अलावा कोई और यूनिट भी है। देखो मैं आपको बताऊं कि और भी यूनिट्स हैं, बिल्कुल ग्राम मोल्स जो हैं, इसके अलावा हम सिंपल ग्राम में जो है क्वांटिटी को शो कर सकते हैं। बहुत से यूनिट्स हैं भाई, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आप लोग बहुत पूछते हैं। अच्छा, अब मोलैरिटी का मैं जो है आपको क्या कहते हैं यूनिट लिख देता हूं। मोलैरिटी के जो यूनिट है वो इस तौर पे हमारे पास क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब, ये यूनिट हमारे पास मोलैरिटी के हैं, ठीक है। सो मोलैरिटी के यूनिट हमारे पास क्या है, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है जी। ये हमारे पास यूनिट है मोलैरिटी के। अब मैं चलूंगा टुवर्ड्स मोलैरिटी, मैं वो मोलैरिटी जो है आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। मोलैरिटी की हम बात करेंगे। मोलैरिटी को बेसिक तौर पे हम स्मॉल m के साथ शो करते हैं। और अगर हम मोलैरिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मोलैरिटी जो है ये बेसिक तौर पे डिफाइन कैसे होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, पर केजी ऑफ, हम कहते हैं हमारे पास सॉल्वेंट, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास है, इट इज कॉल्ड एज मोलैरिटी, इसको हम मोलैरिटी कहते हैं। मोलैरिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड एज मोलैरिटी, इसको हम मोलैरिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से हम मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बेसिक तौर पे वही है जो भी हमने ऊपर देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय mass of solvent in kg, ठीक है। ये हमें मोलैरिटी प्रोवाइड करता है, मोलैरिटी के हवाले से जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। सर जी वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली रिलेशन है, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली रिलेशन होता है, आप आई थिंक चार्ल्स आप भूल गए हैं, ठीक है। सो उसको वापस पढ़िएगा, ठीक हो गया। अच्छा, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये मोलैरिटी आता है, ठीक है। और हम कहते हैं मोलैरिटी जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसके जो यूनिट है जिसके थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये वैसे तौर पे है मोल्स पर केजी, ये इसके यूनिट है, ठीक है, जिससे हम इसको मेंशन करते हैं। और हम कहते हैं कि मोलैरिटी जो है इट इज डायल्यूटेड यूनिट एज कंपेयर टू मोलैरिटी, यानी कि कंसंट्रेशन फॉर्म के अंदर हम देखें तो मोलैरिटी की कंसंट्रेशन हायर होती है, यानी कंसंट्रेशन को शो करने के मोलैरिटी का हायर कंसंट्रेशन के लिए हम मोलैरिटी का जो है यूनिट यूज करते हैं, और लोअर कंसंट्रेशन के लिए हम मोलैरिटी को यूज कर रहे होते हैं। सो मोलैरिटी जो है, ठीक है, हम कहते हैं कि ये लेस कंसंट्रेटेड को शो करता है एज कंपेयर टू मोलैरिटी, ठीक हो गया। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है नहीं, मोलैरिटी इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, क्योंकि यहां हम कहीं वॉल्यूम नहीं देख रहे, ये वॉल्यूम यहां पर हमें कहीं नजर नहीं आ रहा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे और नेक्स्ट हम जाएंगे टुवर्ड्स द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन के हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा, मोल फ्रैक्शन की हम बात करेंगे। सॉरी भाई, सो परसेंटेज सॉरी मोल फ्रैक्शन की हमने बात करनी है। मोल फ्रैक्शन के हवाले से आपने चैप्टर नंबर 3 में जब डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशंस पढ़ी थी तो उसमें भी थोड़ा बहुत आपने देखा, इवन के उसमें जो पार्शियल प्रेशर आपने कैलकुलेट किया था वो भी जो है उसमें भी आपको जो है अंदाजा वहां पर हो गया होगा। क्यों इंडिपेंडेंट है अभी मैंने आपको बताया। फैजान आप लोग पॉइंट्स को जो है साथ साथ में नोट डाउन कर लिया करें कि इसमें वॉल्यूम नहीं है, मोलैरिटी में वॉल्यूम नहीं होता। सो जब वॉल्यूम नहीं है तो इट मींस कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ही रहेगा, ठीक हो गया। अब मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। बेसिक तौर पे मोल फ्रैक्शन है क्या? मोल फ्रैक्शन बेसिक तौर पे रेशो है किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट की विद टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। हम कहते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या है? इट इज द रेशो ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट नंबर ऑफ मोल्स विद टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द टोटल कंपोनेंट्स, ठीक है जी। इसकी ये बेसिक तौर पे रेशो है। अगर लेट्स सपोज मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें ए, बी और सी तीन कंपोनेंट्स हैं, तो अगर मैं चाहता हूं कि इंडिविजुअल जो है मोल फ्रैक्शंस के यानी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन बताऊं तो वो बेसिक तौर पे क्या होगा कि एक्स ए, यानी हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को विद एक्स
सो एक्स ए यानी ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच इज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ए कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा कि एन बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन पी से मैं शो कर सकता हूँ, इनका सम एन पी ही होगा। इस तरीके से एक्स सी हम कैसे निकालेंगे, एन सी डिवाइडेड बाय एन पी। ठीक है, इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की। ठीक है, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस जो हैं, ठीक है, उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। मोलैरिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस क्या है भाई? वाह निमरा, आपने तो बहुत कमाल का क्वेश्चन कर लिया है। आप थोड़ा सा जो है ना पीछे रिकॉल करें तो मैंने अभी मोलैरिटी और मोलैरिटी में फर्क बताया कि हम मोलैरिटी के अंदर जो है वॉल्यूम कंसीडर करते हैं सॉल्यूशन का, और मोलैरिटी के अंदर हम मैस ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं इन केजी। सो ये इससे बड़ा डिफरेंस और क्या होगा। अच्छा, पास पेपर्स इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है, आप हासिल कर सकते हैं। लास्ट लाइन मोलैरिटी, भाई वो मोलैरिटी की लास्ट लाइन कोई भी नहीं है, आप जस्ट यही पॉइंट्स देख लें, कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट इतना खास नहीं है जो आप लोग उसको एम्फसाइज कर रहे हैं। टॉपिक नहीं कंप्लीट हो पाएगा। इन ऑर्डर टू गेट द मोलैरिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन वी यूज द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप बता दें तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, सो मोल फ्रैक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इंडिविजुअल कंपोनेंट के जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इसको टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करते हैं। इस तरीके से हम इंडिविजुअल कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और मैं आपको बताऊं कि जो मोल फ्रैक्शन है इसमें आपने ये बात पढ़ी भी होगी कि तमाम के तमाम कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन होती है इनका सम इक्वल टू 1 ही रहता है। ठीक हो गया। हम कहते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल्स टू 1 हमेशा यूनिटी ही रहता है, यानी कि यूनिटी के इक्वल ही होगा। और यूनिटी के इक्वल क्यों होता है, क्योंकि बेसिक तौर पे देखो ये परसेंटेज ही है, समझ लो, क्योंकि हम इसमें जस्ट 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें जो है इंडिविजुअल कंपोनेंट की परसेंटेज ही जो है हमें पता चल जाएगी इनसाइड द सॉल्यूशन। ठीक है, सो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करें, देखो आप जानते हैं कि जब भी आप किसी एक इंडिविजुअल कंपोनेंट की इनसाइड द सॉल्यूशन परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो परसेंटेज हमेशा 100 ही होती है, 100 से ग्रेटर नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इन तमाम कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शंस को भी अगर आप सम करेंगे तो वो 1 ही होगी, 1 से ग्रेटर नहीं जा सकती। ठीक हो गया जी। सो आगे चलेंगे अब हम। ठीक है, लास्ट हमारे पास जो यूनिट है जिसको हम जो है लेके चलते हैं, जिसमें हम जो है डिस्क्राइब करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को, वो पार्ट्स पर मिलियन है। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन की हम इस वक्त बात करेंगे। ठीक है भाई, अगर हम पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं सो अच्छा, ये एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन था उसके कोई यूनिट नहीं होते। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट नहीं होते। रीजन क्या है, मोल फ्रैक्शन बेसिक तौर पे रेशो है दो नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो है क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट नहीं होते। ठीक हो गया। अब हम पार्ट्स पर मिलियन की बात करेंगे और पार्ट्स पर मिलियन जो है ये सबसे डायलूटेड हम कहते हैं कि हमारे पास सबसे डायलूटेड हमारे पास जो है यूनिट है, यानी हम जब भी सबसे लोअर टाइप ऑफ कंसंट्रेशन को शो करेंगे सो वो इस यूनिट के थ्रू करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन के थ्रू करेंगे। और इसमें 256 पेज है जिसके ऊपर जो है आपको मिल जाएगा एक फार्मूला। ठीक है, मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर मैस ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। ठीक है, सो इसको आप हाईलाइट करेंगे और ये सबसे डायलूटेड सॉल्यूशंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, ये आप नोट डाउन कर लेना है। और इसके साथ ही हमारे पास जो कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट्स पर मिलियन का शॉर्टर फॉर्म में पीपीएम इसको हम कह रहे होते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक हो गया। अच्छा, सो यहां तक हमने कंसंट्रेशन यूनिट्स को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं मूव करूंगा आगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की हम बात करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अहमद आपने सिंपली करना ये है कि पहले तो आप जो है चैप्टर नंबर 9 को दोबारा से थॉरली रीड आउट करेंगे, क्योंकि आपने रीड नहीं किया होगा, आप लोग अपने एंड पर कोई जो है एफर्ट नहीं कर रहे। मैंने आपको कल बता के गया था चैप्टर नंबर 9 आपने रीड करके रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो है लेक्चर दोबारा से सुनेंगे, आपको मिल जाएगा। देखो फास्टर वे में हमने चलना होता है ईकेट जो है तैयारी के अंदर, और फास्टर वे में जो है चूंकि चलेंगे तभी सिलेबस कंप्लीट होगा। 20 डेज 24 डेज के अंदर आपने 2 जो है साल के सिलेबस को कंप्लीट करना होता है। इतना टाइम नहीं होता कि हम एक टॉपिक को थॉरली डिस्कस करें, क्योंकि शॉर्ट एंड लॉन्ग तो प्रिपेयर नहीं कर रहे हम। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलेंगे हम। ठीक है, मोल परसेंटेज अभी मैंने आपको बताई थी, अभी शुरू में हमने देखी थी परसेंटेज। अभी देखो यहाँ भी हमने देखा था मोल फ्रैक्शन जो था हमारे पास
इंडिविजुअल कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है, ठीक है, उससे डिवाइड हम कर लेते हैं तो हमारे पास ये जो है मोल फ्रैक्शन आती है। अगर मैं मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मोल परसेंटेज आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उसमें आपके पास एक टेबल है जो कि आपके पास इस वक्त मेंशन है, जो कि है 258 पेज के ऊपर। 250 पेज जो है, 258 पेज, ठीक है, उस पे आपके पास एक टेबल है। ठीक है, उस टेबल को आपने क्या करना है, सर्कल कर लेना है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। बेसिक तौर पे हमारे पास 9 डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसकी जो है बेस पर हम 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस जो हैं, ठीक है, इनको प्रिपेयर जो है कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर है गैस सॉल्यूशन जिसमें एग्जांपल एयर है। ठीक है, इस तरीके से गैस लिक्विड है जिसमें हमारे पास एग्जांपल O2 इन वाटर या CO2 इन वाटर है। इस तरीके से गैस सॉलिड है हमारे पास जिसमें हम कहते हैं H2 एब्जॉर्ब इन प्लाटिनम। ठीक है, इस तरीके से लिक्विड गैस है। तो ये आपने जो है जो टेबल है उसको अंडरलाइन कर लेना है, इसको आप रीड आउट करेंगे, इसमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। अब मैं चलूंगा जो सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड है, इस सवाल से मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा। इस सवाल से मैं आप लोगों को जो है बताऊंगा कंप्लीटली मिसिबल और इमिसिबल के हवाले से। ठीक है, तो हम इस पर चलने लगे हैं टुवर्ड्स द सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड की हम इस पर डिस्क्रिप्शन लेंगे। हमारे पास जो है जो कंप्लीटली मिसिबल सॉल्यूशंस हमारे पास आते हैं, देखो मैं आपको बताऊं, हम इस वक्त जो कंप्लीटली मिसिबल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं वो बेसिक तौर पे हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं वाटर के अंदर सॉल्यूशंस को। तो हम कहते हैं कि वो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस जो लिक्विड इन लिक्विड ही हो, ठीक है, लेकिन दोनों लिक्विड्स कंप्लीटली डिसॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एथेनॉल की बात कर लेते हैं, C2H5OH की बात कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो है वाटर के अंदर, यानी लेट सपोज मेरे पास एक ग्लास में पानी मौजूद है, अगर मैं इसको इसमें डालता हूं तो मैं कहता हूं जिस मर्जी प्रोपोर्शन के तहत मैं वाटर के अंदर एथेनॉल डालूंगा, एथेनॉल कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। और रीजन क्या है डिसॉल्व होने की, वो है हाइड्रोक्सल। ये हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करते हुए ये डिसॉल्व हो जाएगा इनसाइड वाटर। ठीक है, सो वाटर में ये डिसॉल्व हो जाएगा due to the formation of hydrogen bonding between hydroxyl group of ethanol and water, ठीक है, molecules। ठीक हो गया। सो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास इसलिए ये completely dissolve हो जाता है। ये एग्जांपल है completely miscible की। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास है partially miscible liquids। तो उसमें पहली जो एग्जांपल हमारे पास आ रही है वो बेसिक तौर पे हमारे पास है ईथर की। ठीक है, ईथर और वाटर की एग्जांपल आ रही है। उसमें आपने नोट डाउन क्या करना है, 259 पेज है आपके पास। ठीक है, 259 पेज जो है उसको आप देखेगा, उसमें मैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आपको मार्क करवाऊंगा और रीजन भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, सो इसमें जो पार्शियली मिसिबल लिक्विड के अंदर जो सेकंड लाइन हमारे पास आती है, फॉर एग्जांपल ईथर डिसॉल्व इन वाटर टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 1.2% एंड वाटर डिसॉल्व ईथर, ठीक है, अप टू द एक्सटेंट ऑफ 6.5%। ये आपको पता होना चाहिए। इसको मैं जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, इस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूंगा। अच्छा, फर्स्ट हमारे पास है कि जो है हम कहते हैं कि ईथर डिसॉल्व इन वाटर अप टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 1.2%। वाटर के बारे में जानते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O और जो ईथर डाइथाइल ईथर दिया हुआ है उसने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H5O C2H5। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ईथर। और आप यहाँ देख रहे हैं कि ईथर का मॉलिक्यूलर फार्मूला लार्जर है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेंशन कर रहा है वो 1.2% की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि हम यहाँ पर अगर वाटर को एज अ सॉल्वेंट लें, ये हमारे पास क्या होगा, इस केस में सॉल्वेंट होगा। अगर इसके अंदर मैं क्या करता हूं, ईथर डालता हूं एज अ सॉल्यूट के तौर पे, ठीक है, तो ये जस्ट 1.2% ही डिसॉल्व होता है। ये क्या होता है, सिर्फ जस्ट 1.2% ही डिसॉल्व होता है। इतने कम परसेंटेज में डिसॉल्व होने की रीजन क्या है कि एक तो ये कि ईथर के पास कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सके। ईथर एक हाई नॉन पोलर सॉल्वेंट है, क्या कहते हैं, सब्सटेंस है, लिक्विड है। सो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन फोर्सेस डेवलप नहीं कर पाएगा, इसलिए डिसॉल्व नहीं होता। और इतना कम डिसॉल्व क्यों होता है, रीजन क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल की निस्बत ईथर का साइज बहुत बड़ा है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल एज अ सॉल्वेंट के तौर पे बिहेव कर रहे होंगे तो ईथर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको इतनी जगह नहीं मिलेगी कि वो पेनिट्रेट कर सके इनसाइड वाटर। तो हम कहते हैं इसलिए चूंकि जगह कम है तो ये जो है क्या करते हैं, ये मिक्सअप नहीं हो पाते विद वाटर मॉलिक्यूल, इसमें बहुत कम डिसॉल्व होते हैं इनसाइड द वाटर। लेकिन अगर मैं यही चीज जो है रिवर्स बैक कर दूं, अगर मैं क्या करता हूं कि पहले मैं जो है ईथर डाल देता हूं और ईथर को हम एज अ जो है सॉल्वेंट के तौर पे यूटिलाइज करते हैं,
एज ए सॉल्वेंट के तौर पे इसको यूटिलाइज करते हैं। पहले हमने ईथर डाल दिया है, यहाँ पर इस वक्त ईथर मौजूद है, फिर मैं इसमें वाटर डालता हूं एज अ सॉल्यूट के तौर पे, तो फिर मेरे पास परसेंटेज टोटली, और वो परसेंटेज मेंशन की हुई है कि इट इज अराउंड 6.5%। अब इसकी रीजन क्या है? रीजन क्या है कि भी 6.5% वाटर इनसाइड द ईथर डिसॉल्व हो जाएगा। रीजन यही है कि चूंकि ईथर के मॉलिक्यूल्स जो हैं इनका साइज लार्जर है तो गैप भी ज्यादा होगा। तो चूंकि ईथर मॉलिक्यूल का साइज लार्जर है, गैप ज्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल उन गैप्स के थ्रू पेनिट्रेट कर सकते हैं, जा सकते हैं और मिक्सअप हो सकते हैं विद ईथर। ठीक है, मॉलिक्यूल के साथ मिक्सअप हो सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल। तो जब ये मिक्सअप होंगे, इंटरेक्शंस डेवलप होंगी, इसमें हम कहते हैं कि इनसाइड द ईथर वाटर विल मोर डिसॉल्व, ठीक है, एज कंपेयर टू कि जब हम कहते हैं कि हम वाटर के अंदर ईथर को डिसॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिफरेंस है कि 1.2% क्यों डिसॉल्व होता है जब हम वाटर को एज ए सॉल्वेंट लेते हैं, और 6.5 क्यों डिसॉल्व होता है जब हम वाटर के बजाय ईथर को एज ए सॉल्वेंट के तौर पे ले होते हैं। ठीक है भाई। सो ये हमारे पास आ गया वाटर इन ईथर। दूसरी एग्जांपल हमारे पास जो है इसमें पार्शियली मिक्सिबल के अंदर वो है बेसिक तौर पे फिनोल इन वाटर की एग्जांपल है। मैं इसको जस्टिफाई करूंगा, इस हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। ठीक है, अगर हम फिनोल इन वाटर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि फिनोल जो हमारे पास है इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख दूं जरा इसको। फिनोल का जो फार्मूला है वो ये इस तरह से है, ये। ठीक है भाई। अगर हम फिनोल इन वाटर की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास डिफरेंट परसेंटेजेस मेंशन की हुई हैं। 259 पेज है, ठीक है, जिसमें आपने करना क्या है, एग्जांपल मेंशन की हुई है। किस चीज की भी टिपिकल एग्जांपल, पार्शियली मिक्सिबल जो सॉल्यूशंस हैं उनकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, फिनोल वाटर सिस्टम है, ट्राई इथाइल अमीन वाटर सिस्टम है, और निकोटीन वाटर सिस्टम है। ये तीन उसने मेंशन की हुई है। ठीक है, इसको जो है आप अपने पास हाईलाइट कर लेंगे। होमोजेनस मिक्सचर बनेगा एग्जैक्ट नहीं, देखो मैं आपको बताऊं मोहम्मद के, चूंकि ये कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है तो समहाउ अप टू द सम एक्सटेंट ये डिसॉल्व होते हैं, बाकी फिर ये डिफरेंट लेयर्स की फॉर्मेशन इख्तियार कर लेते हैं, तो ये हेट्रोजेनस होता है। होमोजेनस और हेट्रोजेनस में फर्क क्या है? होमोजेनस और हेट्रोजेनस में फर्क ये होता है कि होमोजेनस जो है एक तो ये कि वो सेम फेज के अंदर होते हैं और कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर, और हेट्रोजेनस क्या होता है, डिफरेंट फेज के अंदर होते हैं। सर कॉन्जुगेट सॉल्यूशन को डिस्क्राइब कर देंगे, ये अभी जो इस पर हम पढ़ रहे हैं ये कॉन्जुगेट सिस्टम है कि जिसमें सोल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता इनसाइड द सॉल्यूशन सॉल्वेंट। ठीक हो गया। फिनोल वाटर सिस्टम की बात करते हैं, इसमें भी आ जाएगा कॉन्जुगेट सिस्टम का, मैं फिर से डिस्क्राइब कर दूंगा। ऑन ही हो क्या है, ऑन नहीं हो रहा, ये जस्ट मेरे साथ ही है। आप इसको पेज को रिफ्रेश करेंगे मोहम्मद, ठीक है। अच्छा, फिनोल वाटर सिस्टम की हम बात करेंगे। फिनोल वाटर सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो है जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें फर्स्ट लाइन आपने जो है हाईलाइट करनी है कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द अपर लेयर ऑफ इज 5%। तो वापस जो है मैं आ चुका हूँ और इस पर जो है दोबारा से चीजें एक्सप्लेन करते हैं। लोगों को वाटर फिनोल सिस्टम की बात कर रहा था और मैंने आपसे कहा कि भाई सॉल्यूट हमारे पास इस वक्त है फिनोल और वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अगर हम वाटर के अंदर डालेंगे फिनोल तो हम कहते हैं जस्ट 5% वाटर के अंदर फिनोल डिसॉल्व होगा। और वो इसकी रीजन क्या है, मैंने आपको बताया था कि वाटर का साइज बहुत छोटा है, ठीक है। और हम कहते हैं कि चूंकि वाटर का साइज छोटा है तो हमारे पास स्पेस नहीं होती बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, तो फिनोल जो है उनमें से पेनिट्रेट नहीं कर पाता और हम कहते हैं कि इंटरमिक्स जो है वो नहीं हो पाता इतना, इसलिए हम कहते हैं कम डिसॉल्व होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हम अगर फिनोल को एज अ सॉल्वेंट लें तो चूंकि लार्जर साइज का मॉलिक्यूल है उसमें गैप्स बहुत ज्यादा हैं, तो वाटर स्मॉल होने की वजह से पेनिट्रेट कर सकते हैं गैप्स के थ्रू, ठीक है। सो ये इंटरमिक्स आसानी से हो सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि मोर परसेंटेज जो है जो कि आसानी से डिसॉल्व हो जाती है वाटर की इन फिनोल सॉल्वेंट, ठीक हो गया। तो ये रीजन हमारे पास है, ठीक है। इसमें आपने ये चीज नोट डाउन करनी थी और इसके बाद आपने क्या चीज नोट डाउन करनी है, नीचे आएंगे तो यहां मेंशन किया हुआ है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम अप्रोचेस टू 65.9, ठीक है, डिग्री homogeneous mixture of two components, ठीक है जी, is obtained. This homogeneous mixture is contains the 34% phenol and 65% water. ये चीज आपने नोट डाउन करनी है, ठीक है। इस चीज को आप नोट डाउन करेंगे। आवाज क्लियर हो चुकी है, आप जस्ट अपने पेज को रिफ्रेश कर लें, आपको आवाज आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि 259 पेज के ऊपर ही इसी टॉपिक के अंदर ही आपने जो चीज अंडरलाइन करनी है वो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम इज अप्रोचेस टू 65.9%,
होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स, ठीक है, इज ऑब्टेन। होमोजेनस मिक्सचर कंटेन्स 34%, ठीक है, फिनोल एंड 66% वाटर। ये आपने लिखना है, नोट डाउन करना है। और ये जो हमारे पास 65.9% इसे हम कॉन्सुलेट टेम्परेचर कहते हैं, नीचे मेंशन भी किया हुआ है जो है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉन्सुलेट टेम्परेचर, अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन का नाम दे रहे होते हैं। ठीक हो गया। और नीचे जो है उसने कुछ और फर्दर एग्जांपल दी, वो भी आप हाईलाइट करेंगे। फॉर एग्जांपल वाटर एरानीन सिस्टम, ठीक है, हैज अ सिंगल लेयर एट 167 डिग्री सेंटीग्रेड with 15% water, and methanol of cyclohexane system has concentrated temperature 49.1% with 29% methanol। so इसको आप हाईलाइट करेंगे। नीचे हमारे पास लिक्विड पार्शियली इमिसिबल है, so उसमें वाटर बेंजीन है और वाटर कार्बन डाइसल्फाइड है। जैसे इस एग्जांपल्स को ही आप हाईलाइट करेंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं मूव करूंगा टुवर्ड्स द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, सो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के हवाले से मैं अब आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा। अब उस हवाले से जो है हम ब्रीफ करेंगे। ठीक है भाई, अगर हम कहते हैं कि भाई अच्छा आइडियल और नॉन आइडियल के यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन किए हुए, इन तमाम को आप हाईलाइट करेंगे। इनमें से एमसीक्यूज बन जाते हैं। मेरे प्रैक्टिस एमसीक्यूज जब अपलोड करूंगा तो आप देखेंगे कि वहां पर भी एमसीक्यूज रिलेटेड टू आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें वन बाय वन पॉइंट को मैं डिस्क्राइब कर दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। इसके बाद हम आगे चलेंगे। अच्छा, अगर जो हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, यानी कि एक सॉल्वेंट है, उसमें हमने सॉल्यूशन की सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट की एडिशन कर दी, तो अगर जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, ये अपनी इंडिविजुअल जो ये जब थे, जो इनके इंडिविजुअल पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन फोर्सेस थी, इसी तरह की फोर्सेस को बरकरार रखते हैं इनसाइड द सॉल्यूशन, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन होगा। और अगर जो हम कहते हैं कि सॉल्यूशन फॉर्मेशन के बाद सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स की जो इंडिविजुअल कंपोनेंट के दरमियान अट्रैक्शन फोर्सेस थी वो खराब हो जाती हैं, समहाउ वो टूट जाती हैं या वो कम हो जाती हैं, सो इसे हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या होगा कि ये हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन क्या है? आइडियल सॉल्यूशन वो है कि जब हम सॉल्यूशन बनाएं तो सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो हैं, जो पहले उनमें यानी फ्री स्टेट के अंदर, न्यूट्रल फॉर्म के अंदर, या कह लें कि जो हमारे पास प्योर फॉर्म थी सोल्यूट और सॉल्वेंट की, उस वक्त जो इनके पार्टिकल्स के दरमियान आपस में हम कहते हैं कि जो अट्रैक्शन फोर्स थी सॉल्यूशन बनने के बाद भी रहे, तो ये आइडियल है। अगर ये खराब हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, तो हम कहते हैं कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। सिर्फ पार्शियली जो है मिसिबल का मतलब क्या होता है कि जो बहुत कम डिसॉल्व होता है, हम कहते हैं जो बहुत जो है लेस सॉलेबल हो, सोल्यूट सॉलिड में बहुत कम सॉलेबल हो। पार्शियली मिसिबल का मतलब ये होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच नुमान। और कैफ अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जो हम सॉल्यूशन बनाएं और सॉल्यूशन बनाते हुए अगर जो सॉल्वेंट जो है, ठीक है, इसका वॉल्यूम, और अगर मैं जो है क्या करता हूं भाई, सॉल्वेंट का वॉल्यूम अगर मैं प्लस कर दूं विद सोल्यूट वॉल्यूम, अगर ये एग्जैक्टली तौर पे सॉल्यूशन के वॉल्यूम के इक्वल हो जाए, तो इस तरह का सॉल्यूशन जो है हमारे पास आइडियल होता है। अगर ये इक्वल ना हो तो ये नॉन आइडियल होता है। फर्स्ट पॉइंट मैंने यही डिस्क्राइब किया था आप लोगों से कि जो है हम कहते हैं कि वो सॉल्यूशंस आइडियल होंगे कि जो जब बनते हैं तो जो सोल्यूट और सॉल्वेंट हमने यूटिलाइज किया था, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो प्योर फॉर्म थी उसमें जो उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन फोर्स थी अगर बरकरार रहती है तो आइडियल होगा। अगर नहीं बरकरार रहती तो वो नॉन आइडियल बन जाएगा। और हम कहते हैं कि अगर जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम हम ऐड कर दें सोल्यूट के वॉल्यूम में, अगर जो टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का हो जाए, यानी इक्वल हो टोटल वॉल्यूम के ऑफ द सॉल्यूशन के, तो वो आइडियल है। अगर ये इक्वल ना हो तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा कि अगर हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हुए अगर डेल्टा एच वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 ही रहती है, यानी कि सॉल्यूशन की फॉर्मेशन के दौरान सिस्टम की एनर्जी में कोई खास फर्क नहीं आता, हम कहते हैं कि सिस्टम की एनर्जी चेंज नहीं होती, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होगी, ये अगर इक्वल के 0 के इक्वल होता है तो ये आइडियल होगा। अगर जो सिस्टम की एनर्जी में चेंज आता है, अगर हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं इक्वल टू 0 नहीं रहती, तो हम कहते हैं कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर सॉल्यूशन जो है वो रॉल्स लॉ को ओबे करता है तो वो आइडियल है, अगर नहीं करता तो नॉन आइडियल है। वाटर इटसेल्फ आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है जी, वाटर में अगर आप कोई भी सब्सटेंस डालते हो तो सिस्टम की जो है एनर्जी में भी फर्क पड़ता है और अट्रैक्शन फोर्सेस पे भी फर्क पड़ता है, इसलिए हम कहते हैं वो नॉन आइडियल ही रहेगा। ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को रॉल्स लॉ की डिफरेंट जो है स्टेटमेंट्स के बारे में करूंगा, वो आपने नोट डाउन करने हैं। जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो आप लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे अपने पास। ठीक है जी, जल्दी से मूव करते हैं आगे, रॉल्स लॉ की बात करेंगे।
रॉड्स लॉ के हवाले से मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा। रॉड्स लॉ की डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं और उससे रेलेवेंट उनके डिफरेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं जो कि आपने अपने पास हाईलाइट करने। रॉड्स लॉ देखो, रॉड्स लॉ एक्सप्लेन क्या करता है? रॉड्स लॉ एक्सप्लेन करता है कि जब भी हम किसी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट की एडिशन करेंगे तो सोल्यूट के डालने से जो सॉल्यूशन बनता है उसकी प्रॉपर्टीज में फर्क आता है। उसकी प्रॉपर्टीज में क्या आता है? फर्क आता है। जब भी आप क्या करते हो, किसी एक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डाल देते हो, उससे सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हो, तो हम कहते हैं कि जो सॉल्यूशन बना था उसका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, इवन के उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। इस इन तमाम के तमाम पॉइंट्स को हम डिस्क्राइब करेंगे आगे जाके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी। सो रॉड्स लॉ हमें बताता है कि सोल्यूट की वजह से सॉल्वेंट जो था उसकी प्रॉपर्टीज में जो फर्क आएगा वो क्यों आएगा और किस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू हम इस चीज को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। रॉड्स लॉ हमें ये बताता है, ठीक है जी। सो रॉड्स लॉ की जो फर्स्ट डेफिनेशन है, जो पहला आप कह लें कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो आपने अपने पास नोट डाउन करना है। P इज इक्वल टू पी नॉट इंटू x1, ठीक है। ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट में जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इससे रेलिवेंट हम कहते हैं कि डेफिनेशन भी है रॉड्स लॉ की, ठीक हो गया। इसमें जो है P हमारे पास क्या है, ये वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का इनसाइड द सॉल्यूशन। P नॉट बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट जो है, ठीक है, इसके हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि ये बेसिक तौर पे हमारे पास P नॉट जो है ये एक्सप्लेन करता है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट को, ठीक है। और x1 हमारे पास क्या है भाई, x1 हमारे पास है मोल यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, ये प्योर फॉर्म के अंदर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का इनसाइड द सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन बन गया तो उस वक्त हम कहते हैं कि ये हमारे पास वेपर प्रेशर होगा। पहली डेफिनेशन क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इनसाइड द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इसके इक्वल होता है। ये पहली डेफिनेशन है रॉड्स लॉ की। आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेफिनेशन जो है वो नहीं आती, ठीक है। आपने अगर सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी पता हो तो आप इसके थ्रू भी जो है, अगर इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन बनता भी तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए, आप बुक में ये हाईलाइट करेंगे। दूसरी डेफिनेशन क्या है हमारे पास, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट x2। इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, H इज इक्वल टू 0, हाउ सोल्यूशन आइडियल होगा। अभी थोड़ा सा वेट कर लें अलीशान, आपने थोड़ा लेट कर दिया अलीशा, वेट करें, मैं आपको बता दूंगा आंसर, ठीक है, इस हवाले से। अच्छा डेल्टा P इज इक्वल टू पी नॉट x2 की आप बात कर रहे हैं तो इसमें ये क्या है, ये सेकंड डेफिनेशन है रॉड्स लॉ की। और डेल्टा P किस चीज को शो करता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को शो करता है। मैंने भी आपको बताया कि जब भी आप किसी सॉल्वेंट के अंदर कुछ के अंदर डाल देते हैं तो सोल्यूट के डालने से क्या होता है कि सॉल्यूशन जो बनेगा जो हमारे पास वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाता है, गिर जाता है, लोअर हो जाता है। सो ये डेल्टा पी किस चीज को शो करता है, डेल्टा पी शो करता है किस चीज को भाई, डेल्टा पी शो करेगा हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को। और डेल्टा पी इक्वल है पी नॉट इंटू x2। इसका मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है ये एग्जैक्टली इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। x2 शो करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को, ठीक हो गया। और लास्ट फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारे पास है ये रॉड्स लॉ का, वो डेल्टा पी ओवर पी नॉट इंटू इज इक्वल टू x2 है। इसका मतलब सिंपल तौर पे क्या है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एग्जैक्टली मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट के इक्वल होती है। यानी कि जितना ज्यादा आप जो है क्या करते हो, सोल्यूट की अमाउंट को इनसाइड द सॉल्यूशन बढ़ाते हो, उतने ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर काज होती है। यानी कि वेपर प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा, उतना ही डिक्रीज कर जाएगा। जितना आप मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे सोल्यूट की, उतने ही हम कहते हैं कि जो हमारे पास सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसे हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास तीन डिफरेंट जो है आप कहते हैं कि स्टेटमेंट्स हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं रॉड्स लॉ के। और एक और चीज भी आपने नोट डाउन करनी है, वो 261 पेज पर है। इसके जो है 3 पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं कि इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर होता है ये, ठीक है। बिल्कुल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि देखो अगर आप टेम्परेचर को वेरी करोगे तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंगली तौर पे जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है, क्योंकि प्रेशर डिपेंड ही जो है क्या कहते हैं टेम्परेचर पे कर रहा होता है। सो अगर आप जो है क्या करते हो वेपर प्रेशर की वैल्यू को देखते हो हायर टेम्परेचर, सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी उसी टेम्परेचर पे देखोगे तो भी हायर ही होगी। सो हम कहते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के, ये पॉइंट आपने नोट डाउन करना है। डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मैंने अभी आपको बताया कि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को बढ़ा दोगे, ठीक है, हम कहते हैं कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा बढ़ा दोगे, इंक्रीज कर दोगे, उतनी ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है उसमें इंक्रीजमेंट आएगी, उसमें मैग्नीट्यूड में बढ़े इजाफा होगा, बढ़ जाएगी, ठीक हो गया। और लास्ट पॉइंट है कि इज कांस्टेंट व्हेन द इक्वी molecular proportions of different solutions, ठीक है जी, are dissolved in the same mass of solvent, ठीक है जी। सोल्यूट की आप जो है मतलब डिफरेंट इक्विमोलिक्यूलर जो है हमारे पास प्रोपोर्शंस के अंदर जो डिफरेंट सोल्यूट्स हैं, अगर आप जो है सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डालेंगे तो हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर सेम ही होगी, ठीक है जी। सो ये उसने बात की है। लास्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटी सी डायग्राम बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ए बी और लेट सपोज ये है सी, ये ए हमारे पास सॉल्वेंट है, ये बी सॉल्वेंट है, ये सी सॉल्वेंट है, तमाम के अंदर ऑलमोस्ट सॉल्वेंट की मिकदार सेम है, अमाउंट सेम होनी चाहिए, सॉल्वेंट की मिकदार सेम है। अगर मैं इन तीनों के अंदर क्या करता हूं, इक्वी मॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है सोल्यूट के अगर हमें कहता हूं इनमें सेम प्रोवाइड करता हूं, चाहे मैं सोल्यूट तीनों डिफरेंट डाल रहा हूं, तीनों जो है डिफरेंट, तीनों बीकर्स के अंदर डिफरेंट चाहे मैं सोल्यूट की एडिशन कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन अगर इन तमाम सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल सेम है तो हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी इनकी सेम होगी। नंबर नो सर, किसी ने पूछा था उसका आंसर क्या था मैंने, ठीक है लिशा, ठीक हो गया, बहुत बेस्ट है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अच्छा यहां तक आप लोगों को समझ आ गए भी, आप मुझसे पूछेंगे जल्दी से यहां तक। सो हम कह रहे हैं कि ए बी सी तीन बीकर्स हैं, इनमें हमने सॉल्वेंट की अमाउंट सेम ली हुई है, अगर हम सोल्यूट डिफरेंट भी डालते हैं लेकिन उनके नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो तमाम के अंदर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगी, सेम रहेगी, डिफरेंट नहीं होगी, सेम जो है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है काज होगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन पूछें। देखो आप लोग इस चीज को रियलाइज क्या करो कि ई कैट आप पढ़ रहे हो, और ई कैट बेसिक तौर पे क्या होता है, फास्ट ट्रैक जो है रिवीजन होती है, नॉट एक्सप्लेनेशन, रिवीजन होती है, ठीक है, फास्ट ट्रैक रिवीजन, जिसमें कि एक दिन के अंदर आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना होता है। सो एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए फिर जाहिर सी बात है 1 घंटा या 1.5 घंटा होता है, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना होता है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा पहले ही रीड आउट कर लोगे ना इस चैप्टर, जो भी चैप्टर में पढ़ना होता है, तो जो बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों के होते हैं वो आप लोग जो है नहीं पूछेंगे। और देखो जहां तक रही बात भूलने की, ठीक है, सो हम जो है देखो अगर आप लोग एक दफा चैप्टर को गो थ्रू कर लोगे तो जो चीजें आपने भूली हुई है वो याद आ जाएंगी आप लोगों को। सो आप लोगों को पढ़ना चाहिए ना, देखो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी आपको खुद भी लेनी पड़ेगी। एक मैच्योर स्टूडेंट का काम होता है कि वो अपने तहत जो काम उसको असाइन किया जाता है वो पूरा करता है, फिर वो जो है जो इंस्ट्रक्टर है उसकी तरफ देखता है, ठीक हो गया। अच्छा यहां पर एक क्वेश्चन आया था सर, लेकिन हर सॉल्वेंट के कंडीशंस अलग रही होती। देखो मैं आपको बताऊं कि सॉल्यूशन के लिए जो सॉल्वेंट हमने रखा हुआ है इनसाइड बीकर, इन तमाम को टेम्परेचर एक ही प्रोवाइड किया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक ही है, वॉल्यूम भी सेम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कंडीशन तो हमने एक अप्लाई की हुई है तमाम के ऊपर। अच्छा आगे चलें भाई। अगर सोल्यूट के मॉलिक्यूलर मैस हैवी हो तो भी सेम होगा। देखो सोल्यूट की हम बात करें, हम कह रहे हैं डिफरेंट भी हो लेकिन उनकी इक्वी मॉलिक्यूलर रेशो सेम हो, यानी नंबर ऑफ मोल्स हम अगर सेम कर देते हैं तो वो सेम रहेगा। ये जरूर है, ये आयरल कंडीशंस के तहत हम बात कर रहे थे, इवन रॉड्स लॉ भी आयरल कंडीशन को ही शो कर रहा होता है। लेकिन अगर आप सोल्यूट की नेचर को चेंज कर दोगे तो सोल्यूट पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन फोर्सेस, अगर क्योंकि सोल्यूट डिफरेंट ले रहे हो तो अट्रैक्शन फोर्सेस डिफरेंट होंगी, उनमें डेजोल्यूशन भी डिफरेंट हो सकती है, ये वेरी करेगा। लेकिन हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं ये बेसिक तौर पर आयरल सिनेरियो को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, ठीक हो गया। अच्छा एग्जैक्टली ये सिर्फ और सिर्फ आयरल कंडीशन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, रॉड्स लॉ की हम बात करेंगे और नेक्स्ट मूव करेंगे। अब यहां पर हमारे पास जो है दो तीन चीजें हैं बेसिक तौर पे रॉड्स लॉ को, जो चीजें जो रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। मेरे पास जो है इस वक्त नेक्स्ट है रॉड्स लॉ, जब हम बोथ कंपोनेंट्स वोलेटाइल लेते हैं, व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, रॉड्स लॉ व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। इस वक्त मैं ये चीज एक्सप्लेन आप लोगों को करूंगा, ठीक है भाई।
इसमें आप लोगों ने क्या चीज़ अपने पास नोट डाउन करनी है, इसमें एक तो आपके पास ग्राफ है, ठीक है, एक तो आपके पास क्या है ग्राफ, ठीक है, उसको आप देखेंगे, ठीक है, ग्राफ के जो है तो आपने जरूर जो है देखना है। टेस्ट बिल्कुल देखो, मैं आपको बताऊं कि आज चैप्टर नंबर 8 और 9 का इकट्ठा टेस्ट लूंगा मैं आप लूंगा सर। आप कभी खुश भी लगेंगे लगा के, सर आप कभी खुश भी लगा के, खुशबू लगा के, अच्छा चलो ठीक है भाई, मैं जरूर आऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा मैं आपको कह रहा था कि जो है ना टेस्ट आप लोगों का जो है चैप्टर 8 और 9 का इकट्ठा होगा, वो आज ही होगा। मैं थोड़ी देर में ही उस टेस्ट को भी जो है अनाउंस कर दूंगा, आप लोग कर लीजिएगा, या हम ऐसे कर लेते हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं तो हम पहले टेस्ट कर लेते हैं। आप लोग टेस्ट कर लें, 10 मिनट्स का टेस्ट है, आपको एक ब्रेक भी मिल जाएगी, आप लोग टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम जो है रिमेनिंग पोर्शन को कंप्लीट आउट करेंगे इसके, ठीक है, लेकिन हमने कंप्लीट करना है इसको, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। अगर हमें प्योर प्रेशर फाइंड करना हो तो किस चीज़ का प्योर प्रेशर फाइंड करना हो बता दें। अच्छा ठीक है, अच्छा भी अब हम क्या कहते हैं, अब हम टेस्ट कर लेते हैं स्टार्ट, और उसके बाद यानी 10 मिनट का आपको ब्रेक भी मिल जाएगा, आप लोग रिलैक्स भी कर लेंगे अपने आप को, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर वापस हम आएंगे और फिर से जो है इन चैप्टर इस चैप्टर को कंप्लीट आउट करेंगे, कंप्लीट करना है हमने इसको, ठीक है, बेफिक्र रहे, इसको हमने कंप्लीट करना है। पहले मैं आप लोगों के लिए टेस्ट स्टार्ट कर देता हूं ताकि आप लोग जो है थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएंगे, आपको टाइम भी मिल जाएगा, और फिर उसके बाद हम जो है क्या करेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे। सो आप लोगों का टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और अब आपके रिजल्ट्स जो हैं वो भी डिस्प्ले होना शुरू हो चुके हैं। रिजल्ट्स वाले से मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं चाहूंगा कि मैं अपने जो रिमेनिंग पोर्शन है चैप्टर का उस पर थोड़ा फोकस करूं और उसमें मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करूं, फिर मैं वापस आप लोगों के टेस्ट की तरफ आऊँगा और आपके ज़रा कान शान खींचेंगे ना, आप लोग इतने अच्छे मार्क्स नहीं लेते हैं आप लोग, ठीक है। हालांकि टेस्ट बहुत आसान था, 23 में से लगता है मुझे 18 सबसे हाईएस्ट है, 20 से अब कोई नहीं गया होगा, बहुत बड़ी बात है। चलें ठीक है, सो आपके टेस्ट के बाद में आएंगे, आपके टेस्ट को हम डिस्कस भी करेंगे और देखेंगे कि जो है आप लोगों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही हैं और कहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन्स हैं, ठीक है भी। अच्छा जी, टेस्ट डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह लेटर ऑन, ठीक है, इसको हम डिस्क्राइब भी करेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था रॉल्स लॉ, और रॉल्स लॉ को हम अप्लाई करने लगे थे, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन समहाउ लेने लगे थे रॉल्स लॉ की। फर्स्ट हमारे पास था कि व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, ये वैसे तौर पे हमारे पास क्या है ग्राफ है, ठीक है, ये वैसे तौर पे हमारे पास क्या है ग्राफ, ठीक है जी, इसको हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है, इसको हमने समहाउ इस पर देखना है, ठीक है। जो इक्वेशन हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, जो हमने इस वक्त मार्क भी करनी है अपने पास, ठीक है, वो ये है, आपने इस इक्वेशन को अपने पास मार्क कर लेना, आपकी बुक में मौजूद है 262 पेज के ऊपर, आपकी जो है बुक के अंदर ये जो क्या कहते हैं इक्वेशन है वो मेंशन है, ठीक है, आपने इस इक्वेशन को मार्क कर लेना है, ठीक है, इस इक्वेशन को आप अपने पास मार्क कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप ये बात देखिएगा कि जब भी हम सोल्यूशन देखते हैं और अगर सोल्यूशन आइडल होगा तो हमेशा जो है रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि सोल्यूशन जब भी आइडल होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही शो करेगा, ठीक है, ग्राफ में हमेशा उसके थ्रू स्ट्रेट लाइन ही आएगी। जब भी हमारे पास क्या होगा रॉल्स लॉ जो है वो आइडल जो है सॉल्यूशंस के लिए अप्लाई होगा, तो हम कहते हैं कि जो आइडल सॉल्यूशंस होंगे उसके थ्रू बनने वाला जो ग्राफ है उसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही आएगी, हम स्ट्रेट लाइन ही जो है उसके थ्रू गेट करेंगे, ठीक हो गया। सो जो है एक तो आपने ये इक्वेशन जो है अपने पास मार्क कर लेनी है, दूसरा आपने मेंशन कर लेना है कि व्हेनेवर भी ठीक है जी अप्लाई क्या कहते हैं रॉल्स लॉ ऑन एनी सॉल्यूशन एंड इफ द सॉल्यूशन इज आइडल वी गेट स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हम स्ट्रेट लाइन गेट करते हैं। ये इक्वेशन भी इटसेल्फ जो है एक स्ट्रेट लाइन को शो करती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को वैसे तौर पे रिफ्लेक्ट कर रही होती है, ठीक हो गया। ये वैसे तौर पे हमारे पास इसको आपने क्या करना है जी हाईलाइट करना है। नेक्स्ट हमारे पास 263 पेज है जिसपे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को मार्क करवाना चाहूँगा और उस बात से मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत ब्रीफ भी करूँगा। सर मुझे लगा 10 MCQs हैं, मैंने आगे देखा ही नहीं, एंड पे में पता चला, भी बहुत बुरी बात है लाइबा, ये तो जो है ना मतलब बहुत ही बल्कि बुरी बात है कि आपने इस तरह से इग्नोर किया है MCQs को, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ठीक हो गया। अच्छा चलें भी, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है 263 पेज, अब हम उससे निकल के अब हम आते हैं जल्दी से डिस्कस करते हैं। मैंने आपसे कहा कि आज हम कोशिश करेंगे कि हम चैप्टर को कंप्लीट कर पाएँ। सो जो है अब हम बात करेंगे किस चीज़ की, 263 पेज के ऊपर बात करेंगे आइडल सॉल्यूशंस की। आइडल सॉल्यूशंस की कुछ एग्जांपल मेंशन की हैं, आपने उसको नोट डाउन करना है। सम टिपिकल आइडल सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड पेयर्स आर बेंजीन टॉलिन, बेंजीन ईथर,
क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, और इस तरीके से इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है जी। इस पॉइंट को आप हाईलाइट करेंगे। और इसके अलावा आयरल सॉल्यूशंस को हम जियोट्रॉपिक जो है मिक्सचर भी कहते हैं, जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स भी कहा जाता है, जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, ठीक है जी। आयरल सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कहते हैं। और वो आपने कहाँ देखना है जी, 264 पेज के ऊपर आप देखेंगे कि आपको जो है ग्रीन कलर की एक डेफिनेशन मिलेगी आप लोगों को कि सच लिक्विड्स मिक्सचर्स विच डिस्टिल विद द चेंज, ठीक है, इन कंपोजिशन आर कॉल्ड एज जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। इसमें एग्जांपल मेंशन की भी है, इथाइल अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड इनटू द टू कंपोनेंट्स बाय डिस्टिलेशन, ठीक है। हम कहते हैं कि आयरल सॉल्यूशंस वो होते हैं कि जो चेंज इन कंपोजिशन की बेस पर डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट आउट हो सके, प्योरीफाई हो सके, इसे हम कहते हैं ये आयरल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। और नॉन आयरल सॉल्यूशंस कौन सी होती है, भी हमने पढ़ना भी है यहाँ पर, जो कि एजियोट्रॉपिक होते हैं। अभी हम डिस्क्राइब भी करेंगे इसको कि वो तमाम सॉल्यूशंस, ठीक है, जो क्या हो, जो कंप्लीटली तौर पे डिस्टिल आउट ना हो, ठीक है। जो हम कहते हैं कि कंप्लीटली तौर पे डिस्टिल आउट ना हो, इन्हें हम एजियोट्रॉपिक जो है मिक्सचर्स का नाम देते हैं। और यहाँ डेफिनेशन मेंशन की भी है एजियोट्रॉपिक की, एग्जैक्टली उसके नीचे है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर दोज व्हिच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड डिस्टिल ओवर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन एट एनी टेंपरेचर लाइक प्योर केमिकल कंपाउंड्स। इसको हम कहते हैं ये एजियोट्रॉपिक होते हैं। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या डिस्टिल जो है होंगे लेकिन विदाउट चेंज इन कंपोजिशन है, लेकिन इस पे हम कहते हैं कंप्लीट डिस्टिलेशन का अमल, यानी कंप्लीट प्योरिफिकेशन का अमल मुमकिन नहीं रहता, क्योंकि जो हमारे पास जो है नॉन आयरल सॉल्यूशंस होते हैं, नॉन आयरल सॉल्यूशंस के अंदर आप जब सब्सटेंस को हीट अप करते हो, सो उसमें जो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों ही समहाउ एवेपोरेट हो रहे होते हैं। एक ज़्यादा एक्सटेंट में एवेपोरेट हो रहा होता है, एक लेस एक्सटेंट में एवेपोरेट हो रहा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि नॉन आयरल सॉल्यूशंस जो हैं वो विदाउट चेंज जो है हम कहते हैं डिस्टिल आउट होते हैं, विदाउट चेंज इन कंपोजिशन डिस्टिल आउट होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की जहां तक बात है तो वो दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास है पॉजिटिव डेविएशन वाले और एक नेगेटिव डेविएशन वाले होते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वालों के लिए जो है यहाँ पर उसने एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के लिए उसने क्या किया हुआ है, ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। पॉजिटिव डेविएशन के लिए उसने लिखा हुआ है कि ये वो तमाम सॉल्यूशंस होते हैं कि जिसमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है, ठीक है, वो लेस होता है एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट जिससे वो मिलकर बना होता है। जैसे एग्जांपल मेंशन की हुई है उसने, इसको आप मार्क भी करेंगे अपने पास, एथेनॉल वाटर मिक्सचर इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। इट बॉइल्स एट 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड विद 4.5% वाटर एंड 95% एथेनॉल, सॉरी अल्कोहल, ठीक है। 78.1% 1 degree centigrade is the lower than the boiling point of ethanol as well as water। मैंने भी आपको कहा था कि जो पॉजिटिव डेविएशन होती है इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव डेविएशन के अंदर जो सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा उसमें वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट्स, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है पॉजिटिव डेविएशन के अंदर सॉल्यूशन का वो लेस होता है एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट्स। यही उसने एग्जांपल भी मेंशन किया हुआ है। इस तरीके से नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि जो हमारा सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर जो है वो हम कहते हैं कि वो कम होता है एज कंपेयर टू क्या कहते हैं प्योर कंपोनेंट्स वेपर प्रेशर, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हमारे पास सॉल्यूशन का नेगेटिव डेविएशन के अंदर वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट्स। एग्जांपल मेंशन की भी है 265 पेज पे आपने इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। HCl फॉर्म एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विद वाटर boiling at 110 degree centigrade and containing 20.24% of the acid, ठीक है। 20 जो है हमारे पास क्या है 20.24% है एसिड कंटेन करता है, और देख सकते हैं 110 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर ग्रेटर देन वाटर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक हो गया। सो आप देखते हैं कि जो हमारे पास नेगेटिव डेविएशन होगी इसमें क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट्स, ठीक है। और जो हमारे पास जो है पॉजिटिव डेविएशन होगी इसमें हम कहते हैं कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इट विल बी लेस एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक हो गया। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी कर्व्स, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसमें हमारे पास जो है जो कंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व और डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व है वो इंपॉर्टेंट है। उस हवाले से जो है एमसीक्यूज बनते हैं वो एक्सरसाइज का हिस्सा भी हैं जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ठीक है, रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 9, ठीक है। सो उसमें आपने देखना ये है कि जो है जो हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पेज नंबर है ये 266 साथ, ठीक है। 266 की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कर्व की मैं इस वक्त आप लोगों को एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कर्व जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है।
जो कंटिन्यूस कर्व्स हैं और डिसकंटिन्यूस कर्व्स हैं इनमें मेजर डिफरेंस क्या है कि कंटिन्यूस कर्व के अंदर जो है हमारी कर्व्स होती हैं वो स्मूथ होती हैं, ठीक है, उसमें कोई हम नहीं होता, उसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं होती। लेकिन जो हमारे पास डिसकंटिन्यूस कर्व है, ठीक है, उसमें हमारे पास हम होता है। हम का मतलब क्या होता है, सिंपली कि ऐसे कर्व जा रही है तो फिर एकदम ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, इस तरीके से अप एंड डाउन होती हैं हमारे पास जो है कर्व के अंदर। इसको हम कहते हैं हमारे पास डिसकंटिन्यूस कर्व है। अच्छा, डिसकंटिन्यूस कर्व्स जो है किसके लिए आती हैं? डिसकंटिन्यूस सॉलिबिलिटी कर्व्स जो है कौन से कंपाउंड्स डेवलप करते हैं और कंटिन्यूस कर्व्स जो है कौन से कंपाउंड डेवलप करते हैं? वो कंपाउंड के जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो, यानी कि वो कंपाउंड जिनके अंदर हम कहते हैं कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रैप फॉर्म के अंदर रह जाएं, ठीक है, इनसाइड द क्रिस्टल। इस तरह के जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जब उनके हम सॉलिबिलिटी कर्व्स ऑब्टेन करते हैं तो वो डिसकंटिन्यूस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल मेंशन की हुई है, कॉपर सल्फेट है, हेक्साहाइड्रेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट हेक्साहाइड्रेट, ठीक है। जब भी हमारे पास क्या होगा ऐसा कंपाउंड कि जो हम कहते हैं कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को कैरी करेगा इनसाइड द क्रिस्टल, हमारे पास ट्रैप फॉर्म में समहाउ सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे, इस तरह के कंपाउंड्स के से जो बनने वाला सॉल्बिलिटी कर्व होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है। और अगर हमारे पास कोई एक प्लेन किस्म का कंपाउंड हो जिसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ना हो, जिसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स ट्रैप फॉर्म में इनसाइड द क्रिस्टल ना रहें, तो हम इस तरह के जो सब होते हैं इनसे जो बनने वाला जो हम कर्व ऑब्टेन करते हैं वो कंटिन्यूस कर्व होता है, वो कंटिन्यूस जो है सॉल्बिलिटी कर्व कहलाएगा। अब इसमें एक जो है एक्सेप्शन है। देखें आप, अगर आप सॉल्बिलिटी कर्व में कंटिन्यूस कर्व की बात करें तो जितने भी कंपाउंड्स ने प्रोवाइड किए हैं सबका कर्व जो है वो क्या कर रहा है, यानी जो लाइन है, ठीक है, वो इंक्लाइन फॉर्म के अंदर ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन जो सीजियम सल्फेट है Se2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, द सॉलिबिलिटी ऑफ सीजियम सल्फेट डिक्रीजेस। ये बेसिक तौर पे हमारे पास पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। सीजियम सल्फेट की हम इस पर बात कर रहे हैं और हम कहते हैं कि सीजियम सल्फेट जो है ये बेसिक तौर पे क्या है कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इट्स सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज सीजियम सल्फेट की जहां तक बात करते हैं, देखो अपने जो है लीचेटल प्रिंसिपल पढ़ा था, लीचेटल प्रिंसिपल भी आपने पढ़ा था कि जो भी एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शंस होंगे उसमें आप टेम्परेचर की डिक्रीजमेंट करते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है, रिएक्शन वापस आना शुरू कर जाएगा। तो सीजियम सल्फेट की अगर हम रेजोल्यूशन इनसाइड वाटर बात करें तो ये बेसिक तौर पे एक एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ जो है सोल्यूशन प्रिपेयर करता है। इसमें आप टेम्परेचर को रेज करोगे तो यही सब्सटेंस वापस क्रिस्टलाइज आउट होना शुरू हो जाएगा, रिएक्शन वापस रिवर्स बैक जाना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं सीजियम सल्फेट जो है, ठीक है, इसकी जो सॉलिबिलिटी है इनसाइड वाटर वो डिक्रीज करती है बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक हो गया? सो ये 3-4 पॉइंट्स आपने यहां से नोट डाउन करने थे जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपने जो है अपने पास मार्क करने हैं। ठीक है जी। बाकी अब जो है आगे मूव करेंगे और नेक्स्ट जो है मैं आप लोगों को इस वक्त ले जा रहा हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर। ठीक है, सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हमने बात करनी है। सर ये बुक में किधर है? ये 266 पेज पर है। आपने अगर बुक खुली भी है तो 266 पेज पर सॉलिबिलिटी कर्व्स के अंदर दो टाइप्स मेंशन की हुई है। एक कंटिन्यूस कर्व जो सॉलिबिलिटी कर्व है, एक डिसकंटिन्यूस सॉलिबिलिटी कर्व है। सो कंटिन्यूस सॉलिबिलिटी कर्व के अंदर आप देखेंगे कि सीजियम सल्फेट जो है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से है। हम कहते हैं टेम्परेचर के डिक्रीजमेंट से इसकी सॉलिबिलिटी इनसाइड वाटर कम होती है। ये मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर रहा था। ठीक हो गया? अब आगे चलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। वन बाय वन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। देखो मैंने अभी आपसे कहा कि जब भी आप सोल्यूट की एडिशन करते हो इनसाइड सॉल्वेंट, तो सोल्यूट की एडिशन करने से जो सोल्यूशन बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, लाइक वेपर प्रेशर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, तमाम के तमाम जो है हम कहते हैं कि ये चेंज हो जाते हैं, इनमें फर्क आ जाता है। और रीजन क्या है कि सोल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स के दरमियान इंटरेक्शंस डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सोल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन डेवलप होने की वजह से हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा, ठीक है, वो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है क्या होगा कि उसमें जो है बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो इस वक्त हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा। सर जिन MCQs का टेस्ट हुआ है उनको भी डिस्कस कर लें प्लीज। बिल्कुल जस्ट जो है मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स मेंशन करवा दूं, नोट डाउन करवा दूं, फिर मैं उस तरफ भी आता हूं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सर टेस्ट लेक्चर के एंड पर होगा। भाई लेक्चर तो टेस्ट तो हो चुका, आप तो बहुत लेट आए हैं, लेट हो गए अब आप। अच्छा चलें, अच्छा, सो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है और ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, ये टोटल 4
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। और जब भी आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास तीन जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, या आप कह सकते हैं समहाउ कंडीशंस हैं, जो कि किसी सब्सटेंस को फुलफिल करना होता है अगर हमें उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है तो। और 268 पेज के ऊपर वो तमाम कंडीशंस मेंशन की हुई हैं। फर्स्ट है सोल्यूशन शुड बी डायलूट, ठीक है। दूसरा सोल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल और सोल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तीन कंडीशंस हैं, ये 268 पेज के ऊपर हैं, आप इनको मार्क कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, इन तीन जो है क्या कहते हैं पॉइंट्स को अपने पास आप मार्क कर लेंगे, जो कि हमारे पास है। सोल्यूशन शुड बी डायलूट, सोल्यूट जो है शुड बी नॉन वोलेटाइल एंड सोल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं, आपने अपने पास जो है मेंशन भी कर लेना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की एप्लीकेशन क्या है। थ्रू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वी कैन फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन अननोन कंपाउंड, ठीक है। आप इसको अपने पास नोट डाउन करेंगे। थ्रू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज we can find the molecular weight of an unknown compound। अब unknown compound के molecular weight को find out कर सकते हैं by using the colligative properties। और first colligative property है lowering of vapor pressure, ठीक है। lowering of vapor pressure के अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास जो फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ रहा है जो कि है 269 पेज के ऊपर, ठीक है, उसको आप अंडरलाइन करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है अभी बता देता हूँ, अभी जो है आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। 1 by 1 चल रहे हैं, ठीक है। सो जो हमारे पास 269 पेज है उस पे हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के हवाले से, जिसमें कि एक्सप्रेशन नंबर 6 है, इक्वेशन नंबर 6 है, ठीक है। इसको आप हाईलाइट करेंगे, जिसके थ्रू आप करते क्या है कि अगर आपको जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का पता हो किसी सब्सटेंस की, ठीक है, मैस पता हो, ठीक है, आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट पता हो, तो आप उसके थ्रू जो सोल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद जो है हमारे पास आता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, ये आप देख लीजिएगा कि वेपर प्रेशर में लोअरिंग क्यों आती है, वेपर प्रेशर जो है वो कम क्यों होता है, रीजन क्या हो सकती है वेपर प्रेशर के कम होने की। रीजन यही हो सकती है, देखो मैंने अभी आपको बताया कि जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्सअप करते हैं सोल्यूशन बनाने के लिए, तो होता यह है कि सोल्यूशन के बनने के बाद सोल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स के दरमियान जो है इंटरेक्शन फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, ठीक है भाई। हम कहते हैं कि क्या होगा कि जो है सोल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि जो सोल्यूशन बनेगा उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। एप्लीकेशन मैंने आपको बताई थी कि जो है बाय यूजिंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वी कैन फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन अननोन कंपाउंड। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद कोई खास काम रहा नहीं, तो हम जल्दी से गो थ्रू करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद हम क्लास को एंड करेंगे, आप बेफिक्र रहें। मुझे पता है कि आप लोग थक चुके हैं, लेकिन बस जल्दी से इसको कंप्लीट आउट करते हैं, क्योंकि आज हमारा अगर हो जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट तो हम चैप्टर नंबर 10 कल करेंगे और परसों चैप्टर 11 करके पार्ट 1 कंप्लीट कर लेंगे। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हमने जस्ट गो थ्रू करना है, बाकी तो चीज़ इतनी जो है मुश्किल नहीं है ना, उसमें कोई खास पॉइंट है वो जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसको हम एबिलियोस्कोपिक स्कोपी भी कहते हैं, इसको एबिलियोस्कोपिक भी कहते हैं। दर्द करना शुरू हो जाते हैं सर जी, रोज़ा लगना शुरू हो गया है। और नो भाई, आप लोगों को एहसान रोज़ा लगना शुरू हो गया है, इतनी जल्दी रोज़ा लगना शुरू हो गया भी। आप लोग सारे के सारे जो है जवान से बंदे हो, ठीक है, और इतनी जल्दी आप लोग थक जाते हो भी, ये क्या बात हुई। बाइंडिंग टुगेदर ऑफ मॉलिक्यूल कॉलिगेटिव मीन्स एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही कुछ है, ठीक है सर। आज ओवर हो गया है। अच्छा, ओवर हो गया आज भी ना करें यार, आज तो हमने बहुत थोड़ा पढ़ा है, आज तो बिल्कुल खास नहीं पढ़ा हमने। आज ही इंजीनियर बन जाए सलमान, मैं तो यही कहता हूँ, क्या कहते हो? और नो, असीब कह रहे हैं सर अब तो बातें ऊपर डालना शुरू हो गई हैं सर, बहुत सारा रहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल इसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैं कह रहा हूँ कंप्लीट कर लें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कंप्लीट कर लेंगे। सोल्यूट सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करता है, एग्जैक्टली बिल्कुल डिपेंड करता है, इनकी नेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा, आप लोग मुझे जस्ट इतना करने दें कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लें, ठीक है, बाकी हम जो है वो हम कल कर लेंगे, ठीक है। जस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लें, क्या कहते हैं आप लोग? सर नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है सर। आज ये कंप्लीट करना है, हो जाएगा, आज हो तो जाएगा अगर आप थोड़ा सा जो है दे दें सर। आप 1-2 साल छोटे होंगे चलिए भाई, ठीक है, हिम्मत नहीं है अब। अच्छा देखो भाई, जस्ट हम इतना करते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर आप मुझे करने दें तो हम कर सकते हैं।
देखा, आप कंटिन्यू कह रहे हैं, इट मींस कि मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जरूर करवा सकता हूं, ठीक है भाई। सो इस वक्त मैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा था। सो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा कैमरा की बैटरी देख लो। अच्छा अच्छा जी, हम कर लेते हैं, बैटरी को भी ठीक कर लेते हैं। आप बैटरी कर रहे हैं, अभी अभी जो है वो चेंज हो जाएगी, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से डिस्क्राइब करूंगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से जो है मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। जो इसमें आपने चीजें मार्क करनी है मैं आप लोगों को साथ बता भी दूंगा वर्बली, और कुछ चीजें लिखवा भी दूंगा आप लोगों को। मैंने आपको कहा कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का सेकंड जो नेम होता है इसे हम एबिलियोस्कोपी भी कहते हैं, ठीक है। एबिलियोस्कोपी भी कहते हैं इसको हम, ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं एबिलियोस्कोपी, ठीक है भाई। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को एबिलियोस्कोपी जो है कहते हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसमें कुछ चीजें हैं जो कि आपने नोट डाउन करनी है अपने पास, ठीक है। बेसिकली तौर पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ठीक है। ये हमारे पास है। ये जो हमारे पास के बी है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। ये आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपने पास नोट डाउन करना है। और ये जो के बी यहाँ पर है बेसिक तौर पे ये शो करता है किस चीज को, ये शो करता है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट को। साथ देखो, थोड़ा सा मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आप लोगों से पूछा था कि मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है कंप्लीट कर दूं, तो आप सबने कहा कंटिन्यू करें। सो इट मींस मुझे करना चाहिए ना कंटिन्यू। सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो रिमेनिंग पोर्शन है ना वो हम कल करेंगे, ठीक है। आज नहीं हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, सो हम इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। सो इस इक्वेशन के अंदर जो के बी एक्सप्रेशन है वैसे तौर पे ये एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट है, ठीक है। इसको एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं और इस फिनोमिना को एबिलियोस्कोपी कहते हैं हम, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो पॉइंट आपने नोट करना है वो क्या है, के बी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। के बी की वैल्यू डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, डेल्टा टी बी ओवर एम, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। अब के बी की जो वैल्यू है इट डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर्स, किस पे जो है हम किस पे ये डिपेंड करती है। अच्छा, ये डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर भी, जो हमारे पास मोलैरिटी है, जो हमारे पास सोल्यूशन की है इस पे एक तो डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन, हम कहते हैं कि ये डिपेंड करेगी किस चीज़ के ऊपर, ये डिपेंड करेगी मोलैलिटी के ऊपर। मोलैलिटी यानी कि जो हमारे पास मैस है सल्यूट का या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट जो है, ठीक है, इस पे जो है टोटली डिपेंड करेगी, ठीक है। यानी हम कहते हैं ये जो है इस तरह से होगा, ठीक है। सर को भी रोता लगा होगा, नहीं मेरा कोई इशू नहीं है निमरा, मैं बिल्कुल भी थका नहीं हूँ, ना मुझे कोई रोता लगा है, ठीक है। सो 270 पेज है इस वक्त, ठीक है। और इसमें मैं आप लोगों को बताया था कि ये इक्वेशन जो है ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करती है, जिसमें के बी जो है ये एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट है और ये इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही होती है मोलैलिटी के ऊपर, जो भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है इस पर डिपेंड कर रही होती है। अब नेक्स्ट जो आपने चीज नोट डाउन करनी है 271 पेज के ऊपर, वो है मेथड के जिसके थ्रू हम जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। एबिलियोस्कोपी जो है इसको हम देखते हैं, ठीक है। ठीक है भाई। अच्छा, पेज नंबर 271 के ऊपर जो मेथड है ना, ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ उसको ठीक है भी क्या करना है, हाईलाइट करना है। हम लैंड्सबर्ग मेथड के थ्रू जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करते हैं। सो आपने जस्ट इस मेथड का नेम आपको पता होना चाहिए, लैंड्सबर्ग, ठीक है, मेथड। इसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को। अब मैं चलूंगा टुवर्ड्स डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करता हूं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का जो सेकंड नेम है इसे क्रायोस्कोपी भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपी भी कहते हैं, ठीक है भी। इसे हम क्या कहेंगे, क्रायोस्कोपी भी कहते हैं। और इसकी जो इक्वेशन बेसिक तौर पे हमारे पास है, इसे लिखते हैं डेल्टा टी एफ, ठीक है, इंटू इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है जिसमें हम के एफ की बात अगर हम करते हैं, ये 273 पेज है जिस पर मैं जिसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। के एफ की अगर हम बात करते हैं इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इट इज एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। क्रायोस्कोपी कहते हैं जो है अपने पूरे फिनोमिना को, इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और इसकी वैल्यू जो है डिपेंड कर रही होती है मोलैलिटी के ऊपर, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ जो है सोल्यूशन पे डिपेंड कर रही होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या हम कहते हैं मैस ऑफ सोल्यूट जो है, ठीक है, उस पर डिपेंड कर रही होती है, ठीक हो गया।
अच्छा, उसके बाद फिर आगे चलेंगे हम, ठीक है। और मेजरमेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की जहां तक बात है, तो वो जो ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं इसके अंदर, वो बेकमैन एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो है पॉइंट ऑपरेटर्स है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है, बेकमैन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑपरेटर्स, ठीक है। बेकमैन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑपरेटर्स जो है आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लेंगे। और सिर्फ अब 2 पेजेस रह चुके हैं। सो हमारा जो है क्या कहते हैं, टॉपिक कंप्लीट हो चुका है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। अगर आप कहते हैं तो वो भी करवा देते हैं सर, कभी आप भी मैथ्स वाले सर की तरह टाइम से पहले करवा दिया करें। देखो केमिस्ट्री में 27 चैप्टर्स हैं टोटल, ठीक है। और आप जानते हैं कि हर एक चैप्टर के अंदर इतना कोई जो है कॉन्सेप्ट भरा पड़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा फिर आप कहते हैं कि नहीं नहीं सर बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। सो जो है इसलिए देना पड़ता है, अभी टाइम ज़्यादा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। अच्छा सही है, मोहम्मद कह रहे काफी हो गया, ठीक है भाई। हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है यहीं तक हम अपने आज के लेक्चर को खत्म करेंगे। 2 या 3 पेज रह चुके हैं, वो हम कल के लेक्चर के साथ रख लेते हैं, ठीक है। कल के लेक्चर साथ रख देते हैं। सर जी बस कर दें, बिल्कुल ठीक है भाई, बस कर दिया। अच्छा, अब आप लोग जो है बातचीत करना चाहते हैं तो मुझसे कर सकते हैं, मैं पढ़ा नहीं रहा, ठीक है। अब वो ईदी शीदी वाला आपने मुझसे पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आप में से कोई कह रहा था कि कैरियर काउंसलिंग का सेशन, तो अगर आपने कुछ पूछना हो आप मुझसे यहाँ पे पूछ लें। कोई क्वेश्चन है आपका तो यही पूछ लें आप। कैंपस वाले ईडी देंगे? हाँ जी भाई, कैंपस वाले तो नहीं, आप लोगों से ईडी की तमन्ना थी तो आप लोग दें जल्दी से, शाबाश भाई। यही है कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते, तो मैं आज ही करवा दूं इसको भी। चलें भाई, ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल से अब आपकी बातें खत्म हो गई हैं सर। आप कैरियर काउंसलिंग सेशन कब होगा दोबारा? वो भी जल्दी इंशाल्लाह लेकर आऊंगा, लेकिन वो ईद के बाद अब करेंगे, अब पहले नहीं करते। देखा, अलीशा भी कह रही हैं पढ़ा दें अब। चलिए बस अब तो मैंने कह दिया ना कि अब नहीं कर सकते अभी, क्योंकि बाकी बच्चे जो हैं वो बोर होना शुरू हो गए। सो मकावा बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं कर रहा, भी नहीं कर रहा, मुझे थोड़ी बहुत पढ़ानी आती है, बेफिक्र हो। ये मैं यहाँ से अच्छा सर, विच इंजीनियरिंग हैज़ हाई स्कोप इन पाकिस्तान? देखो निम्रा, मैं आपको बताऊं कि जो है ना आजकल चूंकि कंस्ट्रक्शन का दौर है, सो उसमें सिविल इंजीनियरिंग बहुत जो है अच्छी खासी जो है टॉप पर जा रही है। बाकी केमिकल इंजीनियरिंग आपको डायरेक्टली इंडस्ट्री से लिंक कर देती है, सो उसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इंडस्ट्री है उसमें एंट्री करवाती है। मैं आपको बताऊं कि जो भी इंजीनियरिंग आप लें उसकी आपने करना सिंपली ये है कि उसमें जो कुछ भी आप पढ़ें उस पर आपको कंप्लीट अबूर होना चाहिए, ठीक है। और आप स्किलफुल अगर होंगे तो आपको हर कोई ले लेगा, ठीक है। पीयू का टेस्ट का बता दें, कौन सा भी पीयू सीआईटी का या पीयू का? पीयू का जो इंजीनियरिंग का टेस्ट है वो तो ई कैट का ही आएगा ना। अच्छा, कैंपस वाले ईडी देंगे, मैं बता दूंगा आपको। फिजिक्स का लेक्चर नहीं होना, होगा लेक्चर, लेकिन सर अभी तक आए नहीं है, इसलिए सर फिजिक्स वाले लेट होते हैं तब तक आप पढ़ा लेते हैं। मैं पढ़ा लेता, लेकिन आप लोगों की जो है ना क्या कहते हैं वो जो सब्र था ना वो खत्म हो चुका है, सो इसलिए नहीं मैं कर रहा, आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा। सिर्फ नेगेटिव मार्किंग बता दें, ई कैट की होगी, एग्जैक्टली होनी है, ई कैट की नेगेटिव मार्किंग होती है, सर थोड़ी कैरियर काउंसलिंग करवा दें। जी बताएं ना, क्वेश्चन पूछे, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा ना, आपको आंसर दूंगा। ईद की छुट्टियां कितनी होंगी? सो सैटरडे, सॉरी संडे और मंडे ट्यूसडे, ठीक है। वेडनेसडे को फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। सर मेरे 462 मार्क्स हैं फर्स्ट ईयर में, तो मुझे कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे? अगर आपने कम अज़ कम भी जो है अपना टारगेट जो रखना है ना, अगर आप अच्छी फैकल्टी में जाना चाहते हैं तो कम अज़ कम 230 के अराउंड अपने मार्क्स ई कैट मिले। थर्सडे को आना है, थर्सडे को आना है इन्होंने, देखेंगे फिर बाद में बात करें। सही है। अच्छा सर, अगली क्लास भी ईद के बाद ही कर दें फिर? नहीं नहीं भाई, ऐसे नहीं करना भाई, अपने फर्स्ट से कंप्लीट करती हैं यार, क्या हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है अब्दुल का, 22 मई से 3000 फी का क्या क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि अभी भी बहुत से लोग हैं जो कि अभी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं ई कैट सेशन के लिए। सो 22 के बाद अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो उसके लिए हमने क्या किया कि 3000 कर दिया है, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। कॉमसेट्स का एनटीएस होगा? हाँ बिल्कुल। देखो मैं आपको बताऊं अरहान, 2 वहाँ न्यूज़ आ रही हैं। एक तो ये कि जो है एनटीएस ही होता है कॉमसेट्स का एंटी, लेकिन ये है कि अब जो न्यूज़ आई थी कुछ दिन पहले तक वो यही थी कि एनटीएस मतलब कोई एंटी नहीं ले रहा, कॉमसेट्स ओपन मेरिट पे करेगा एडमिशन, लेकिन वो कंफर्म नहीं है।
भाई आप लोग सुनाए ना तिलावत। अच्छा, आप लोगों को पता है ना कि मैं हर संडे जो है वो अपने एक्टिविटी करता हूँ, और उसमें मैंने लास्ट टाइम जो एक्टिविटी की थी उसमें मास्टर से बहुत अच्छी आवाज़ थी, हिना फीदा की, जिन्होंने नाच सुनाई थी हमें। मोक से पहले कोशिश कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम सिलेबस कवर कर पाएं, लेकिन मोक से पहले कंप्लीट सिलेबस कवर नहीं हो सकता। इसे तो कह रहे थे जल्दी जल्दी हम करें। रीड करवा दें सर जी, क्या रीड करना है अभी जल्दी से? बायो इन्फॉर्मेटिक्स, अच्छा एक है, बिल्कुल एक अच्छी डिग्री है। यार सीरियसली ना, ओकाशा ने ना मतलब दिल की बात कर दी है। 20-20 रुपए यार, कुछ तो वैसे महंगाई का दौर है, कुछ तो बढ़ा लेने चाहिए यार। ईदी दे रहे हो, भी 20 रुपए दे रहे हो, कितनी बुरी बात। पेट्रोलियम का स्कोप पाकिस्तान में बहुत कम है भाई। बाहर जाओगे तो वो अच्छा है, लेकिन यहाँ नहीं है। 462 मैंने आपको बता दिया था जान, अभी आपको बताया था। बीआई, बीआई मतलब एमसीक्यूज करवा दें, वैसे ये बात भी अच्छी है। एविएशन जो है ठीक है। एविएशन का स्कोप क्या, आप डायरेक्टली एविएशन में जाएंगे, इसमें तो कोई मसला नहीं सर जी। मैंने कल ज्वाइन किया, प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे, एग्जैक्टली मिल जाएंगे। मोहम्मद, आपने करना सिर्फ ये है कि सर्कल के अंदर रेड कलर का एक आइकॉन ब्लिक कर रहा है, उसको क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करें तो आपको एक टेबल मिल जाएगा, वहां से आप कर सकते हैं। वहां से आपको डेट वाइज तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। आईटी का सिलेबस पाक में क्या है समझ नहीं आ रही है, काफ़ी ओल्ड है, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है, काफ़ी ओल्ड है। सर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का पाकिस्तान में स्कोप देखो निमरा। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है ये पीएएफ करवाता है आपको, और उसके बाद डायरेक्टली वो आपको एज अ जो है मतलब इंजीनियर रख भी रहते हैं। तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तो उनके अंडर है, वो करवाते हैं आपको। आपने वहाँ अप्लाई नहीं किया निमरा, आपने वहाँ पर? 406 मार्क्स वाला कौन था? 405 मार्क्स फर्स्ट ईयर में है, मोहम्मद कह रहे हैं। सो 405 मार्क्स अगर आपके फर्स्ट ईयर में, आप मुझे ऐसे मैट्रिक के मार्क्स बता दें तो मुझे ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती, ताकि मैं आपको बता सकता। 76 वहाँ 76% आपके मार्क्स हैं, तो आपको कम से कम भी 240 के अराउंड देना पड़ेंगे। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में बता दें भी, ये इन्होंने स्टार्ट की है, यूईटी ने स्टार्ट की है, और ये काफ़ी अब नई जो है डिग्री है। इतना ज़्यादा इसको टाइम नहीं हुआ डेवलप हुए, यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाए हुए, ठीक है जी। सो इसीलिए जो है हम इसके हवाले से जॉब वाइज जो है, स्कोप वाइज अगर हम बात करें तो इतनी क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। अदर देन इंजीनियरिंग में प्योर साइंसेज आपके पास है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। मतलब अगर आप क्योंकि इंजीनियरिंग के हैं, सो फिजिक्स है, केमिस्ट्री आपके पास आ जाएगी, मैथमेटिक्स आपके पास आ जाएगी कि आप कर सकते हैं। इवन के आप जो है इसके अलावा क्या कहते हैं, किसी और फील्ड में जा सकते हैं, बिजनेस की फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है, लिटरेचर की फील्ड में जा सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें आप लोगों के पास अवेलेबल होती हैं, आप कर सकते हैं इसमें। नेगेटिव मार्किंग होगी, एग्जैक्टली होगी। डिटेल में ये होगा कि एक नंबर कट जाएगा आपका, यानी कि लेट सपोज आपने एक एमसीक्यू गलत किया, सो उसका 4 नंबर उसके गए और एक नेगेटिव मार्क हो गया, 5 गए। 457 है नंबर है फर्स्ट ईयर में, हसीब कह रहे हैं 457 नंबर हैं, सो अच्छे मार्क्स हैं आपके। आपने जस्ट है ई कैट को थोड़ा बेहतर करना है, और 220 से प्लस अगर आप मार्क्स दें तो अच्छा एक बन जाएगा। अब मैं लेक्चर को वाइंड अप करूंगा, क्योंकि अब जो है डिस्कशन बहुत एक्सटेंसिव होती जा रही है। सो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। कल हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे, 10 करेंगे। सो प्लीज़ 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 ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप जो है एक दफ़ा रीड ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग चैप्टर को रीड कर लेते हैं तो आपके जो बहुत सी छोटी छोटी बातें होती हैं वो खुद आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसमें फिर एफर्ट कम दरकार होती है। जल्दी जल्दी हम जो है फिर अपना चैप्टर कंप्लीट आउट कर पाएंगे, ठीक है। और आज जो पॉइंट रह चुके हैं वो भी हम कल करेंगे, ठीक है जी। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।